अगर तेल है और वो तेल समुद्र में निकल गया तो इट इज एनवायरमेंटल डैमेज डिजास्टर। अगर वो गैस है और वो एक्सप्लोड होगी, जो इंटेंसिटी होगी उसकी, इट विल बी क्लोज टू एटम बॉम्ब। जहाज़ों पे अटैक किया गया, उनमें पूरे क्रू को रैंसम के लिए 1-1 1.5 साल तक रखा गया। 1-1.5 साल जी। कैसे जिंदा रहते हैं? खाना होता है इतना शिप पे? पानी होता है? पानी तो देखिए वो बना सकते हैं, लेकिन मेन चीज जो खाना है वो लिमिटेड हमारे पास प्रोविजंस रहते हैं। क्या होता था कि जो पायरेट्स आते थे वो अपने लिए पहले उसे प्रायोरिटाइज करते थे। तो ऐसी भी कहानियां हमने सुनी है जहां पर रोजाना 1 आलू पे सीफेरर्स जिंदा रह रहे हैं। जो सोमालियन पायरेसी थी वो बहुत ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री थी। उसकी एक वजह ये भी है कि जो टोटल कॉस्ट सोमालियन पायरेसी का था उसमें सिर्फ 20% कॉस्ट रैंसम और पायरेट्स को जा रहा था। 80% कॉस्ट जो था उसका वो इंश्योरेंस कंपनीज को जा रहा था। तो जो प्रीमियम, जो एक्स्ट्रा प्रीमियम लिया जा रहा था, उससे 80% पायरेसी की जो कॉस्ट थी उसका फायदा इंश्योरेंस कंपनीज ले रही है। ईरान ने एक सिस्टम डेवलप किया है कि जो उन्हें पे कर रहा है थ्रू क्रिप्टो करेंसीज, उन जहाज़ों को वो अपनी ही साइड से हॉर्मूज की, जो नॉर्दर्न पार्ट है हॉर्मूज का, वो अपने कोस्ट की तरफ से वो उन्हें ट्रांजिट करने दे रहे हैं। लेकिन जो जहाज़ उन्हें पे नहीं कर रहे हैं वो उन पर वो अटैक कर रहे हैं, और वो अटैक हॉर्मूज से बहुत बाहर निकलने के बाद भी हो रहे हैं। जैसे कि जो लेटेस्ट अटैक हुआ है वो ऑलमोस्ट ओमान कोस्ट के पास हुआ। तो कुल मिला के मामला अभी पैसे का ही है। अगर पैसे मिलेंगे तो वो अमेरिकन शिप को भी जाने देंगे। अमेरिकन शिप्स को उन्होंने एक्सेप्शन में रखा है, वो पैसे लेके भी नहीं जाने देंगे। कि हम लोग उस ट्रम्प को थोड़ा उद्दंड और थोड़ा एक इम्पल्सिव आदमी समझते हैं, लेकिन देयर इज अ मेथड बिहाइंड हिज मैडनेस। एग्जैक्टली। हम लोग ये सोचते हैं कि ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है, यही असली, यही सच्चाई है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं। बिकॉज वो एक आदमी इस सिस्टम को नहीं चला रहा है, उसके पीछे बहुत बड़े थिंक टैंक्स हैं। वॉल स्ट्रीट पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने हैज किया हुआ है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर हैज्ड ऑन दिस प्राइसेस, और आप देखें रोजाना उनके एक ट्वीट से मार्केट ऊपर से नीचे हिल जाता है। हाँ। तो ये गेम बहुत बड़ा है। कैप्टन काशिफ अली साहब, बहुत शुक्रिया किंतु परंतु को समय देने के लिए। आजकल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के जिस तरह की बातें हम सुनते रहते हैं, हमारे लिए वो इतनी जिज्ञासा पैदा करने वाली बातें हैं, और फ़िक्र भी कि जो हमारे भारत के लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, मर्चेंट नेवी में काम कर रहे हैं, शिप्स पर काम कर रहे हैं, कमर्शियल मर्चेंट नेवी में हैं, तो वो उन लोगों की ज़िंदगियाँ, क्योंकि हम सुनते हैं कि वहाँ पर जो शिप्स हैं वो रुके हुए हैं, उनको जाने नहीं दिया जा रहा, उनके ऊपर हमले हुए हैं, और ख़ुद भारतीय नागरिक जो उसमें प्रोफेशनल्स थे वो भी जाँ बहक हो गए उसमें। तो आप शिप के कैप्टन हैं, तो मैंने सोचा आपसे बात करूं और अपने दर्शकों को भी बताऊं कि कैसे आप लोगों की ज़िंदगी इस दौरान असरअंदाज हुई है इस लंबी जंग में, और किस तरह के ख़तरों का सामना मर्चेंट नेवी के लोग कर रहे हैं, भारत के या और दूसरी दुनिया के जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में काम करते रहे हैं। आपका बड़ा लंबा तजुर्बा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, तो मुझे बताइए वो कैसा इलाका है, वहाँ के ख़तरे क्या हैं, और इस समय आपकी जो कम्युनिटी है मर्चेंट नेवी के लोगों की, सी फारर्स की, वो क्या फ़ील कर रही है? शुक्रिया शिवा जी बुलाने के लिए मुझे। और जैसा कि आपने सही कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो इस वक्त इस दुनिया का काफ़ी बड़ा हिस्सा तेल का वहाँ से गुज़रता है, और कमर्शियल शिपिंग के लिए वो बहुत ही ज़रूरी एक समुद्री रास्ता है। और गल्फ़ के काफ़ी सारे मुल्क जो तेल और गैस एक्सपोर्ट करते हैं, वो तेल लगभग 25% तेल और 20% गैस वहाँ से गुज़रता है। और इस वक्त वो रास्ता एक बहुत ही बड़े कॉन्फ्लिक्ट से गुज़र रहा है, और उसका सीधा असर एशिया के देशों पे और हम लोगों पर ख़ास तौर पे इसलिए क्योंकि हम उस ख़तरे से गुज़र रहे हैं। रोज़ाना हमारे कलीग्स उन रास्तों से जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बार बार वहाँ का जो माहौल है वो बदल रहा है। जो जियोपॉलिटिकल मसले हैं वो जैसे आपने देखा होगा कि ट्रम्प साहब ने सीज़ फायर डिक्लेयर की, ईरान ने उस MOU को साइन किया, फिर अचानक 4-5 दिन के बाद फिर से वहाँ जो माहौल था वो बदल गया। तो इसकी वजह से कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अभी तक सेट नहीं हो पाया है जिससे हम ये कह सकें कि वो रास्ता अब सेफ़ है या नहीं। और उसी का हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि कई जहाज़ों पर हमले हुए, और इन जहाज़ों पे ख़ास तौर पे हिंदुस्तानी सीफेरर्स काम कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि
90% जो कार्गो यहाँ से जाता है वो एशियन कंट्रीज़ में जा रहा है, और हिंदुस्तानी सीफेरर्स जो हैं एक बड़ा हिस्सा हैं इस शिपिंग रूट का, और इसीलिए मरने वालों की जो तादाद है उसमें हिंदुस्तानियों का जो संख्या है वो काफ़ी बड़ी है। जी। अभी रिसेंटली एक थर्ड इंजीनियर की मौत हुई है वहाँ पर, जो इंजन रूम में ड्रोन हमले की वजह से मारे गए। तो ये खतरा एक बहुत बड़ी इस वक्त चुनौती है हमारे प्रोफेशन के लिए, और कुछ मजबूरियाँ सीफेरर्स की हैं जिनकी वजह से उन्हें अभी भी इस रास्ते से जाना पड़ रहा है। हालांकि परसों डायरेक्टर जनरल ऑफ मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन ने एक डायरेक्टिव इशू किया है सारी कंपनीज़ को टू अवॉइड डिप्लॉइंग इंडियन सीफेरर्स ऑन द वेसल विच आर गोइंग थ्रू दीज रूट्स। सो जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जाने वाले जहाज़ हैं उन पर हिंदुस्तानी सीफेरर्स को भेजने के लिए उन्होंने एक तरह से, मैं कहूँगा बैन तो नहीं किया है, बट दे हैव डायरेक्टेड द कंपनीज टू अवॉइड सेंडिंग देम, जो एक अच्छा कदम है। हालांकि इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना इफ़ेक्टिव हो पाएगा ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे। उसकी वजह यह है कि कई कंपनियां ऐसी हैं जो बिलो द रेडार काम करती हैं और शायद वो इन डायरेक्टिव्स को सीधे ना माने। एक और वजह है जो इकोनॉमिक है, उसमें सीफेरर्स खुद अपनी मर्ज़ी से कुछ एक्स्ट्रा बोनस या एक्स्ट्रा पैसे की वजह से भी वहाँ जाते हैं, और इसको खैर रोक पाना मेरे ख्याल से सरकार के बस में भी नहीं है। तो अब देखना पड़ेगा हमें कि कितना इफ़ेक्टिव ये रहेगा। एक वजह ये भी है कि जो जहाज़ ज़्यादातर इन एरिया से गुज़र रहे हैं वो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है। कुछ जहाज़ रजिस्टर्ड हैं लेकिन ज़्यादातर फॉरेन रजिस्टर्ड शिप्स हैं, तो वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन है वो उन कंट्रीज़ का है जहाँ वो रजिस्टर्ड है। तो इनके ऊपर किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन या कोई रेगुलेशन लगाना वो उन एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बन जाता है। हालांकि क्योंकि नागरिक भारत के हैं, वो जो नाविक हैं उन जहाज़ों पर, इसलिए पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी भी है। तो आपने बताया ये जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन है ये भारतीय ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी आप बात कर रहे हैं? ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का एक डिपार्टमेंट है जो पर्टिकुलरली सीफेरर्स और शिपिंग के रेगुलेशंस को देखता है। ऑल राइट। तो इसमें बहुत मैं समझ में आ रहा है कि सिर्फ ये भारत के लेवल पर करने वाले काम नहीं है, इसमें एक ग्लोबल कोऑपरेशन और ग्लोबल कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का, क्योंकि कई बार नाविक भारतीय हो सकता है, कई बार शिप भारतीय हो सकता है, नाविक दूसरे हो सकते हैं, है ना? तो और आपने ये जो बात कही अंडर द रेडार भी काम करते हैं, ये क्या होता है? अंडर द रेडार क्या होता है? इसमें देखिए गल्फ़ के अंदर इट्स वेरी नोटोरियस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम देयर आर स्मॉल कंपनीज जिनके छोटे छोटे जहाज़ हैं, जो अगर आपको याद होगा कि इराक वॉर के टाइम पे इराक के तेल को एक्सपोर्ट करने के लिए बैन लगा दिया गया था, सैंक्शंस थे जी। तो उस वक्त सस्ते में वहाँ से कई दूसरी कंट्रीज़ की गल्फ़ कंट्रीज़ की शिप्स वहाँ से तेल लाकर चोरी से बेचती थी। अच्छा। तो उन जहाज़ों को एक तरह से आप देखें वो मतलब किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर में ऑपरेट नहीं करते थे। तो इस तरह की काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो हमारे यहाँ से सीफेयरर्स को रिक्रूट करती हैं और उन्हें बहुत बिलो स्टैंडर्ड कंडीशन में काम करवाया जाता है, जहाँ पे उनके कई बार ऐसा होता था पहले तो कि उनके पासपोर्ट भी रख लिए जाते थे और उनको बहुत लंबे लंबे एक एक साल के कॉन्ट्रैक्ट्स, डेढ़ साल के कॉन्ट्रैक्ट्स पर रखा जाता था और उन्हें घर जाने की इजाज़त नहीं होती थी। अभी भी कुछ कंपनीज इस तरीके से ऑपरेट कर रही हैं जो सबसे ज़्यादा रिस्क लेती हैं इस तरह के सिनेरियो में, क्योंकि इसी तरह के सिनेरियोज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी बनाया जाता है। और ये सीफेयरर्स क्योंकि ज़्यादातर रूरल बैकग्राउंड से इंडिया के आते हैं या उनके पास वो कर्ज़ा लेकर उन्होंने ट्रेनिंग की है, उनकी एजुकेशन जो है उसके लिए उन्होंने काफ़ी खर्च किया है, अपनी ज़मीनें बेच दी हैं, तो उनके ऊपर एक इकोनॉमिक प्रेशर भी है जिसकी वजह से वो इस तरह की शर्तों को मान लेते हैं या इस तरह की कंडीशंस में काम करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो पैसा बनाने का मामला है ये तो कंपनी का फ़ायदा होता होगा, लेकिन ये जो सीफेयरर्स हैं, नाविक हैं, ये तो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। जी, मोस्टली एक्सप्लॉइट भी होते हैं और
कुछ केसेस में कुछ कंपनीज उन्हें कुछ बोनस देती हैं थोड़ा सा, जिसकी वजह से वो उन्हें एक इकोनॉमिक इंसेंटिव जो मिल रहा होता है टेम्परेरी, हालांकि अपनी जान के रिस्क पर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी ये छोटी शिप्स अंडर द रडार ऑपरेट कर रही होंगी अभी? जी बिल्कुल करती हैं, क्योंकि इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे जो पार्टी है कॉन्फ्लिक्ट की, मान लीजिए ईरान, तो ईरान भी कई बार इस तरह की कंपनी उसका यूज़ कर रहा था अपने तेल को बाहर बेचने के लिए। और इसमें हमारे यहाँ देखिए जो शिप्स की रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंटरनेशनल लेवल पे, वो IMO है। उसके बाद उसकी फ्लैग स्टेट है। फ्लैग स्टेट का मतलब जो जिस जगह वो जहाज़ रजिस्टर्ड है। तो कई बार ये शिप जो हैं ये रजिस्टर्ड होते हैं किसी ऐसे दूर दराज के इलाकों में, मान लीजिए पनामा या मार्शल आइलैंड्स, जहाँ कोई इफेक्टिव अथॉरिटी नहीं है। ये ऑन पेपर दे आर लाइक शेल कंपनीज आर बीइंग ऑपरेटेड, और वहाँ से उन्हें कोई रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए कोई बहुत ज़्यादा दबाव उनके ऊपर नहीं होता। तो इस तरह के बहुत सारे जहाज़ दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं, जो इनको हम फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस कहते हैं। मतलब ये एक तरह से आप देखें कि जो मालिक हैं जहाज़ों के, उनकी कन्वीनियंस के लिए बनाए गए हैं। तो ये टैक्स हेवन्स हैं, यहाँ टैक्स नहीं देना पड़ता। तो काफ़ी सारे जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स इन कंपनियों को मिलते हैं वहाँ से ऑपरेट करने के, जिसमें से एक ये भी है कि उनको रेगुलेटरी कंप्लायंस बहुत कम हो जाती है। तो उस तरह के ओनर्स जो हैं वो दुनिया में हैं, जिनकी वजह से ये इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में उन जहाज़ों को डिप्लॉय किया जाता है और उन जहाज़ों से बहुत प्रॉफिट कमाया जाता है। हालांकि वहाँ सीफेयरर्स को बहुत हाई रिस्क में रखा जाता है। जी कैप्टन अली, मेरे पास जो सवाल है ना, उसका बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हॉलीवुड फिल्मों से आ रही है। मुझे रियल तो कुछ नहीं पता है। और हॉलीवुड फिल्मों में जो हम देखते हैं उसमें एक तो ये कि हम मौसम ख़राब है, वो तूफ़ान है, या ऊंची लहरें हैं, वो है हाई टाइड है। तो इस तरह के ख़तरों के को हमें पता है कि ये ख़तरे हैं। और कभी कभी हम देखते हैं जो एक्सकर्जन वाले फिल्में हैं उसमें शार्क वार्क का ख़तरा होता है। आप सच बताइएगा कि असल ख़तरा होता क्या है मैरीटाइम प्रोफेशनल्स के सामने जब वो काम कर रहे हैं, और आपका ख़तरा और जो प्रोफेशनल कॉम्बैट फोर्सेस हैं उनका ख़तरा कितना अलग अलग है। लेकिन पहले आप अपना ख़तरा बताइए, व्हाट इज़ योर रिस्क? जी, पहला ख़तरा तो मैं कहूँगा कि जैसे मैंने डिस्कस किया, ये सब स्टैंडर्ड कंपनीज, ये सबसे बड़ा ख़तरा है, क्योंकि ये सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। क्योंकि जहाज़ों को और सीफेयरर्स को, जहाज़ों को इस तरीके से बनाया जाता है कि वो नॉर्मल जो समुद्र के जो नेचुरल खतरे हैं उनको झेल सकते हैं, और सीफेयरर्स को भी इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि वो डे टू डे जो चैलेंजेस हैं, जो रिस्क हैं, उनको वो टैकल कर सकते हैं। लेकिन जो सब स्टैंडर्ड कंपनीज़ हैं वो कई बार पैसे बचाने के लिए या बहुत कॉम्पिटिटिव रहने के लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं सेफ्टी के साथ। जहाँ एक नॉर्मल सीफेयर, एक नॉर्मल शिप, एक अच्छा जहाज़ जो सीवर्दी है, वो भी हाई रिस्क में आ जाता है। तो एक तो सब स्टैंडर्ड कंपनीज़, दूसरा जो है वो पॉलिटिकल रिस्क, वॉर रिलेटेड या पायरेसी रिलेटेड, वो हम लोगों को झेलना पड़ता है। जैसे सोमालिया का मैं खुद मैंने एक्सपीरियंस किया 2008 से लेके लगभग 2012 तक, जो पीक आवर थे, पीक टाइम था सोमालियन पायरेसी का। तो वहाँ पर हमने देखा कि जो जहाज़ों पे अटैक किया गया उनमें पूरे क्रू को रैंसम के लिए 1-1, 1.5 साल तक रखा गया। 1-1.5 साल? जी। कैसे जिंदा रहते हैं? खाना होता है इतना शिप पे? पानी होता है? पानी तो देखिए वो बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फ्यूल चाहिए होता है। लेकिन मेन चीज़ जो खाना है वो लिमिटेड हमारे पास प्रोविजंस रहते हैं। और उसमें क्या होता था कि जो पायरेट्स आते थे वो अपने लिए पहले उसे प्रायोरिटाइज करते थे। तो ऐसी भी कहानियां हमने सुनी हैं जहां पर रोज़ाना एक आलू पे सीफेयर जिंदा रह रहे थे। अरे बाप, बड़ा दिलचस्प है ये जानना कि 1.5 साल तक रैंसम पे रखा उनको, और उसके बाद मतलब मैं तो ये सोच रही हूँ ये तो पूरी अच्छी खासी उम्र कट गई वहाँ उनकी। जी, उसमें कई बार ऐसा हुआ जो ट्रॉमा झेल के जो सीफेयर्स वहाँ से निकले वो वापस लौट के नहीं आए। उन्होंने वापस प्रोफेशन को ज्वाइन नहीं किया। वो इतना ज़्यादा उनके ऊपर वो सदमा बैठ गया और उनकी हालत मतलब ऐसी हो गई थी। आप अगर उनकी रिलीज़ होने के बाद पिक्चर्स देखें तो वो लगभग स्केलेटन थे, इतना ज़्यादा अंडर नरिश्ड वो हो गए थे। तो ये भी हमने देखा है। और इसमें काफ़ी हद तक
मैं फिर कहूँगा कि ये सब स्टैंडर्ड कंपनी जिम्मेदार थी, जिन्होंने वक्त पर नेगोशिएट नहीं किया, वक्त पर रैंसम नहीं दिया। जो अच्छी बड़ी कंपनी थी, उन्होंने जल्दी से जल्दी अपने सीफेयरर्स को बाहर निकालने की कोशिश की। तो थोड़ा बेवकूफ़ी भरा सवाल है, आप लोगों को तो बड़ी मछलियाँ मिल सकती हैं पानी में, वहीं जाल डाल कर निकाल लीजिए, अच्छी सामन खाइए, अच्छी श्रिम्प्स और लॉबस्टर्स खाइए। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे यहाँ जो सेफ्टी की वजह से हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। फिशिंग एज अ स्पोर्ट किया जा सकता है, लेकिन खाना मछलियों को कई बार जो गहरे समुद्र की मछलियाँ हैं वो कई बार नॉर्मल एडिबल फिश से मिलती जुलती होती हैं, लेकिन जहरीली हो सकती हैं। फिश जहरीली भी होती है? जी जी, बहुत जहरीली फिश, जो ख़ास तौर पे कुछ एरिया ऐसे हैं दुनिया के, जहाँ पर ये फिश जो देखने में बिल्कुल आपको नॉर्मल फिश की तरह लगेंगी, एडिबल फिश की तरह लगेंगी, उसी स्पीसीज़ की लगेंगी, लेकिन उसके अंदर जहर होता है। या कोई ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा लीथल भी नहीं, लेकिन वो एलर्जी कर देगा आपको, हाँ। या बीमारियाँ कुछ ऐसी कर देगा। तो इसलिए हम लोग जो हैं उसे हमने बिल्कुल पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो जो सीफेयरर्स हैं वो कई बार सिर्फ जस्ट फॉर फन वो लोग फिशिंग करते हैं, लेकिन हम उन्हें ये बोलते हैं कि आप इन्हें छोड़ दीजिए, हम खाते नहीं। अच्छा जी, हमें लगता था कि क्योंकि सी फूड को सबसे अच्छा प्रोटीन का तमगा मिला हुआ है, तो हमें लगता था ये तो बड़े मज़े हैं। आप लोग तो अच्छी सामन खाते होंगे, ट्यूना खाते होंगे। जो हम खाते हैं, लेकिन वो हम लोग बाहर से प्रोक्योर करते हैं, पैक्ड वाली खाते हैं। वो हम लोग वहाँ पर हमारे आप में फ़र्क नहीं है। हम भी टिन से निकाल रहे हैं, आप भी टिन से निकाल रहे हैं। हम लोगों को फ्रेश भी कई बार मिल जाती है। जैसे सुएज़ कनाल हम लोग जब ट्रांजिट करते हैं तो वहाँ पर फ्रेश फिश हम लोगों को मिल जाती है। हाँ। पहले हम लोग इंडियन कोस्ट पे आते थे, तो वहाँ भी हम लोगों को जो वहाँ के फिशरमैन हैं गुजरात कोस्ट पे या मैंगलोर कोस्ट पे, तो कई बार उनसे भी हम लोगों ने खरीदी। अब मुझे लग रहा है कि ये वाला जो एस्पेक्ट है इस पर अलग से बातचीत करनी चाहिए। मैं तो पायरेट्स पर और ख़तरों पर आपसे बात करने बैठी। सीरियस इश्यूज पे आ गए। जी हाँ, सीरियस इश्यूज़ पर आए। ये भी मज़ेदार चीज़ें जिन पर बात होनी चाहिए। तो ये जो पायरेट्स वाला मामला है, अब ये कुछ काबू में है? अब जो सोमालियन पायरेट्स हैं वो मोस्टली दैट पायरेसी सबड्यूड। यानी एक कैटेगरी है सोमालियन पायरेट्स? जी, एक्चुअली हमने इसे 2 हिस्सों में बाँट रखा है। एक वेस्ट अफ्रीकन पायरेसी अलग है, जो जी नाइजीरिया और घाना इनके आसपास का जो एरिया है, बेनिन, यहाँ जो पायरेसी है वो अभी भी चल रही है। उनकी पायरेसी में थोड़ा सा ये फ़र्क है कि वो रैंसम के लिए हाईजैक नहीं करते जहाज़ों को, वो जहाज़ के कार्गो के लिए हाईजैक करते हैं। तो वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो जहाज़ों को बाकायदा ऐसी फैसिलिटीज़ पे ले जाते हैं हाईजैक करके, जहाँ वो वहाँ का उस जहाज़ से तेल अनलोड कर सकें, फिर उस तेल को बेचते हैं, जो मेरे ख्याल से ज़्यादा फ़ायदे का सौदा है उनके लिए, और सीफेयरर्स के लिए भी थोड़ा सेफ है। लेकिन जो सोमालियन पायरेसी थी वो जैसा हमने देखा, वो इट वाज अ रिएक्शन फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सोमालियन कोस्ट, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ वहाँ कर रही थी, और कई बड़े बड़े फिशिंग जो फ्लीट्स थे जापान के, चाइना के, वहाँ पर आकर फिश करते थे बड़े बड़े जहाज़ों के साथ इंडस्ट्रियल लेवल पे, जिसकी वजह से वहाँ के जो छोटे फिशरमैन थे वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। दूसरा, केमिकल वेस्ट और कई तरह का इंडस्ट्रियल वेस्ट वहाँ डंप किया जा रहा था, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल डैमेजेस वहाँ हो रहे थे। और सोमालिया, आपको याद होगा 90s में ऑलरेडी वो बहुत टर्मोइल से गुजर रहा था, वहाँ पॉलिटिकल अनरेस्ट था, सिविल वॉर्स जैसे हालात। तो जो वहाँ के फिशरमैन थे और जो वहाँ के कोस्ट गार्ड्स थे, जो अनएम्प्लॉयड हो गए थे बिकॉज ऑफ द कोलैप्स ऑफ गवर्नमेंट, उन लोगों ने मिल के ये एक टैक्टिक्स स्टार्ट की, जहाँ उन्होंने मर्चेंट शिप्स को और जो भी जहाज़ कोस्ट के पास आते थे उन्हें अटैक करना चालू किया। हालांकि वो शुरू में उसका मेन पर्पस जो था, उन्हें जहाज़ों को डिट्रैक्ट करना था कि वहाँ ना आए, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि ये आसान टारगेट्स हैं, इनके पास कोई हथियार नहीं होते और इन्हें रैंसम के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरीके से वो पायरेसी डेवलप हुई और धीरे धीरे वो एक बाकायदा इंडस्ट्री बन गई। तो वहाँ ये तक सुनने में आया कि लोग अपने गाँवों से बकरियाँ या पैसे लेकर आते थे ज्वाइन करने के लिए, ताकि उन्हें AK-47 मिल सके वहाँ, जो गैंग्स होते थे उनसे, और फिर वो बाकायदा एज पायरेट क्रू वो ज्वाइन करते थे और अच्छी कमाई करके वापस लेके जाते थे। तो ये भी वहाँ एक बिजनेस बन गया था।
ये पायरेट्स का भी एक पॉलिटिकल एंगल है कि अगर जो होमलैंड है उसमें गवर्नमेंट इस तरह से कोलैप्स कर गई है, सिस्टम बचा नहीं है, तो वो अपने को ज़िंदा रखने के लिए, या अगर कोई विक्टिमाइजिंग सिचुएशन है उनके सामने, जैसे आपने कहा डंप कर रहे हैं उनके यहाँ, केमिकल डंप हो रहा है ये सब, तो वो उसका बदला ले सकते हैं इस तरह। जी, वो एक तरह से एसिमेट्रिक वॉरफेयर जैसा आप समझ लें, वो उन्होंने जो उनके पास मीन्स है उन्होंने उससे लड़ना चुना। तो ये ठीक है, अब मैं समझ सकती हूँ। आई शुड बी मोर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स दीज थिंग्स। मुझे लगता था पायरेट्स तो बड़े आसानी से मारे जा सकते हैं, वो तो दूर से दिख जाते होंगे आते हुए, और बस उनकी बोट्स को पंक्चर कर दीजिए, गोली मार दीजिए या उसको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा दीजिए, फिर वो आप तक आ ही नहीं पाएंगे। तो पायरेसी हो कैसे जाती है जब इतनी दूर से, मतलब कोई भीड़ में छुप के आ जाए अलग बात है, लेकिन चारों तरफ पानी है और वहाँ पर कोई बोट आपको अप्रोच कर रही है, तो आप कैसे उसका शिकार हो जाते हैं? मुझे ये नहीं समझ आता था। तो ये बताइए ये कैसे होता है? जी, इसमें देखिए दो फैक्टर हैं। एक तो जो जहाज़, बड़े जहाज़ होते हैं उनमें जैसे कंटेनर शिप्स हैं या एलएनजी शिप्स हैं, उनका फ्री बोट का मतलब ये होता है कि जो डेक का लेवल है पानी के लेवल से वो बहुत हाई होता है। तो वहाँ चढ़ने के लिए जो पायरेट्स हैं उन्हें सीढ़ियाँ वो यूज़ करते हैं, नॉर्मली लंबी लंबी सीढ़ियाँ लेकर आते हैं, लेकिन उन पे चढ़ना उनके लिए थोड़ा मुश्किल है और थोड़ा सा उनकी जान के लिए भी खतरा है। तो वो ऐसे जहाज़ चुनते हैं जो या तो छोटे हों, जिनकी स्पीड कम हो और जिनका फ्री बोर्ड कम, यानी उनका डेक का जो लेवल है वो पानी से कम हो। तो ऐसे जहाज़ों पे चढ़ना उनके लिए काफ़ी आसान होता था, और इनकी जो बोट्स होती थी वो काफ़ी फास्ट बोट होती थी। तो ये आप को मैं एक फिल्म रिकमेंड करूंगा। आपने शायद कैप्टन फिलिप देखी हो या आपके व्यूअर्स ने भी देखी होगी, टॉम हैंक्स की बहुत मशहूर फिल्म थी। पुरानी हो गई अब तो बहुत। तो वो बहुत ओवर ड्रामेटाइज्ड है, इतनी रियलिस्टिक नहीं है। उसकी जगह एक नॉर्वेजियन फिल्म है द हाईजैक। उस फिल्म को अगर आप देखें तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं काफ़ी मतलब क्लियर हो जाएंगे कि हाईजैकिंग, एक्चुअल जो हाईजैकिंग है वो कैसे होती है और उसके बाद नेगोशिएशन कैसे होता है। और वो दोनों पर्सपेक्टिव से दिखाई गई है कि जो कंपनी है वो कैसे नेगोशिएट कर रही है अपने सीफेयरर्स को छुड़ाने के लिए, और जो हाईजैकर्स हैं वो किस तरीके से एक प्रोफेशनल नेगोशिएटर को एम्प्लॉय करते हैं, और किस तरीके से रैंसम ड्रॉप किया जाता है, एयर ड्रॉप किया जाता है, उसके बाद किस तरीके से क्रू को कैसे ट्रीट किया जाता है, वो सब बहुत अच्छे से उसमें दिखाया गया। तो द हाईजैक अगर आप देख सकें तो ज़रूर देखें। तो जो कम्युनिकेशन होता है दोनों के बीच में, वो अब वो आपकी शिप पर आ ही गए तो वो कंट्रोल कर लेते होंगे। जी, उसमें हमारे यहाँ जो प्रोटोकॉल है हमारा, क्योंकि हमारे जहाज़ों पर कोई वेपन्स नहीं होते, ना हमारे क्रू को कॉम्बैट ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसलिए हमें ये बताया जाता है कि एक आपको सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपको अवॉइड करना है कि किसी भी तरह उन्हें आप जहाज़ को बोर्ड ना करने दें। लेकिन अगर वो बोर्ड कर गए तो फिर आपको कोई रेजिस्ट नहीं करना है। उन्हें उनके साथ आप पूरी तरह कोऑपरेट ना करें, लेकिन पैसिवली आप कोऑपरेट करें उनके साथ। उनको ज़्यादा एग्रीवेट ना करें सिचुएशन, प्रोवोक ना हो जाए, प्रोवोक ना करें उन्हें। तो ये हमारा एक ये प्रोसीजर। ये बड़ा अनइवन नहीं है कि जो पायरेसी तो है ही है, वो एक रियलिटी है। वो आ रहे हैं, वो आपको ओवर पावर करेंगे, तो आपके पास हथियार ही नहीं है। कमर्शियल शिप्स पे ज़्यादातर कंट्रीज़ जो हैं वहाँ अलाउ नहीं करती। कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे रशिया और इज़राइल, वो कुछ एरियाज़ के लिए जहाँ उन्हें लगता है कि रिस्क है, वहाँ अपने नेशनल्स को अलाउ करती हैं कमर्शियल शिप्स को वेपन्स कैरी करने के लिए। लेकिन उसके ऑल्टरनेटिव हमारे पास ये रहता है कि हमारी कुछ जो कंपनियां हैं, जो अच्छी कंपनीज़ हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड हायर करती हैं। तो जो हाई रिस्क वेसल्स हैं उनके लिए सिक्योरिटी गार्ड्स का ऑप्शन अभी तक था। अब क्योंकि सोमाली पॉलिसी ख़त्म हो गई है तो अब ये गार्ड की हायरिंग बंद हो गई है लगभग। लेकिन जिस वक्त मैं 2010-11 में मैं कई बार सिक्योरिटी गार्ड्स लेके वहाँ गया हूँ, तो उसका एक प्रोसीजर रहता है। जैसे श्रीलंका से अगर आप मान लीजिए फारिश से आ रहे हैं और आपको सुएज़ कनाल जाना है, तो आपको गल्फ ऑफ एडन से गुजरना पड़ता है। तो आप कोलंबो के पास से गार्ड लेंगे और उन्हें या तो
एरिट्री के पास एक जगह है जिबूती, वहाँ पर उतार देंगे या फिर इजिप्ट में उतार देंगे। मतलब सेफ जोन में पहुंच के आप उनको छोड़ देते हैं। जी। तो वो आपकी शिप पर होते हैं या अपनी सेपरेट एक कोई लेकर के चलते हैं? नहीं, वो जहाज़ पर आते हैं, उनके वेपन्स और सब हम लोग लोड करते हैं जहाज़ पर, और उसके बाद वो वहाँ पर हमारे जो कंट्रोल रूम्स हैं वहाँ पर वो वॉच करते हैं रेगुलर 24 आवर्स वेपन्स के साथ। तो अब जैसे आप गैस, नेचुरल गैस ले के जाते हैं या सीएनजी, एलपीजी, जो भी चीज़ें, और पेट्रोल, डीजल, तो ये इनको भी पायरेसी का खतरा रहता है? जी, बिल्कुल। इनमें खतरा और इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ कि इनके जो कंटेनर्स होते होंगे वो तो ऐसे नहीं होते होंगे कि मैनेज हो जाएं, तो वो कोई लेकर के भी नहीं जा सकता, उसमें कोई ऐसी वैल्यूएबल्स, कंज्यूमेबल्स भी नहीं है। मतलब वो तो इंडस्ट्रियल लेवल की चीज़ें हैं ना, तो ये पायरेट्स आते हैं रैंसम के लिए, इसका ये मतलब? बेसिकली रैंसम के लिए है, और उसमें भी रैंसम जो, क्योंकि जहाज़ ज़्यादा कीमती है, और हालांकि हम कहते ही हैं कि जो सीफेयर्स की जान है वो ज़्यादा कीमती है, लाइफ, सेफ्टी ऑफ लाइफ इज़ फर्स्ट, लेकिन जो रैंसम डिसाइड की जाती है वो बेसिकली जो जहाज़ की अपनी वैल्यू और कार्गो की वैल्यू है उसके बेसिस पे वो लोग डिसाइड करते हैं, और उसके साथ बोनस जो शिप्स क्रू है वो भी, क्योंकि वो कार्गो और शिप इतनी बड़ी पॉलिटिकल नॉइज़ नहीं क्रिएट करता जितना ह्यूमन करता है, तो इसलिए वो एक तरह से उनके लिए एक वीक पॉइंट बना के वो उसे यूज़ करते हैं क्रू को। यानी कि रैंसम कैसे डिसाइड होगा, ये भी शिप का साइज और उसमें कितने लोग हैं उससे तय हो रहा है? जी, उसकी कैलकुलेशन उन लोगों ने वो करके रखते हैं, उन्हें इंडस्ट्रियल सोर्सेज से ही उन्हें ये इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है कि इसकी कमर्शियल वैल्यू कितनी है। तो ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है, इसमें आप, क्योंकि उसमें आप कह रहे हैं पायरेसी बहुत ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है? जी, जी, जी। जो सोमालियन पायरेसी थी वो बहुत ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री थी। उसमें उसकी एक वजह ये भी है कि जो डेटा कहता है वो ये कहता है कि जो टोटल कॉस्ट सोमालियन पायरेसी का था उसमें सिर्फ 20% कॉस्ट रैंसम और पायरेट्स को जा रहा था। 80% कॉस्ट जो था उसका वो इंश्योरेंस कंपनीज को जा रहा था। तो जो प्रीमियम, जो एक्स्ट्रा प्रीमियम लिया जा रहा था, उससे 80% पायरेसी की जो कॉस्ट थी उसका फ़ायदा इंश्योरेंस कंपनीज ले रही थी। पायरेसी में, इंश्योरेंस से पायरेसी कवर्ड होती है? जी, आप जब किसी ऐसे ज़ोन से निकलते हैं तो वहाँ पे आपको एडिशनल प्रीमियम लेना पड़ता है। तो जो आपका नॉर्मल इंश्योरेंस है वो उसे कवर नहीं करता, तो कंपनीज़ को एक्स्ट्रा प्रीमियम बाय करना पड़ता है ओनली फॉर दैट पीरियड जब आप ट्रांजिट कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप 5 दिन ट्रांजिट कर रहे हैं, तो 5 दिन के लिए आपको एडिशनल प्रीमियम देकर वहाँ कवर लेना पड़ेगा। तो ये पैसा कंपनीज के पास, इंश्योरेंस कंपनीज के पास कैसे जा रहा था? वो कंपनीज पे करती हैं, ओनर्स पे करते हैं। ओनर्स पे करते हैं। कितना तो ये कॉम्प्लिकेटेड है ये दुनिया। तो ये आप देखें 20% सिर्फ पायरेट्स को जा रहा है, नाम पूरा उनका होता है, लेकिन जो असली कमाई हो रही है वो इंश्योरेंस कंपनीज की। मतलब ऐसा नहीं सामान उठा के यहाँ से उस पर रख दिया और वहाँ उतार लिया, बहुत कुछ है इसके असल में बीच में। ये अभी आप देखें कि जो 70 to 75% जो पूरी दुनिया का एक्सपोर्ट वॉल्यूम है जो वो शिप से ही ट्रांसफ़र होता है। तो शिपिंग इंडस्ट्री, हालांकि हम लोग ज़मीन पर रहते हैं तो इतना हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता नहीं है, लेकिन आपके घर की लगभग आप समझ लें 80% चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं समुद्र के रास्ते से यहाँ आई होंगी। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है। जी। और आजकल तो हम इतना ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं से दुनिया भर में प्रोक्योर किया जाता है और फिर पहुंचाया जाता जी, है ना? मोस्टली चाइना जो है सबसे बड़ा कंटेनराइज कार्गो जो है वो सबसे ज़्यादा चाइना से जाता है दुनिया में। तो जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सारे जो वाइट गुड्स हैं वो आपको कंटेनराइज कार्गो से शिप वाइट शिप गुड्स से क्या होते हैं? वाइट गुड्स है, जैसे मान लीजिए एयर कंडीशंस हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, जो होम हाउस होल्ड अप्लाइंसेज हैं, जो वो चाइना से जो आ रहे हैं वो सब कंटेनर्स के थ्रू आते हैं। तो ज़्यादातर जो जैसे मैंने कहा 70 से 80% वो सब जहाज़ों से ही आता है। ओके। तो ये जो वाटरवेज जो हैं वो ज़्यादा सस्ते हैं बनिस्बत एयरवेज के, जो ख़ासकर जो कंज्यूमेबल्स हैं, जो इस तरह की, अभी आपने जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जिक्र किया, ये सूखा सा सामान है, ये आ सकता है, तो ये इसके लिए भी वाटरवेज ज़्यादा चीप है? जी, उसकी वजह यह है कि जो वॉल्यूम जहाज़ कैरी कर सकता है वो वॉल्यूम आप एयरलाइन के थ्रू नहीं भेज सकते। तो आप अगर सोचें कि एक जैसे एक एलएनजी कैरियर, एवरेज एलएनजी कैरियर कैरी करता है लगभग 1,74,000 मीटर क्यूब गैस, लिक्विफाइड गैस।
वो इतनी है कि 1 महीने के लिए पूरी दिल्ली की बिजली उससे बनाई जा सकती है। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो आप उसे मल्टीप्लाई कर लें, और वो लिक्विफाइड फॉर्म में है। जब उसे गैसीफाई किया जाएगा तो वो 600 गुना बढ़ जाती है। हैं, ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म कह ये सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है। और एलएनजी, जी, एलएनजी। एलएनजी से क्या बनता है? एलएनजी का मेन पर्पस तो फ्यूल ही है। एलएनजी को जब हम गैसीफाई करते हैं तो उसे आप 2 तरीके से यूज़ करते हैं। जब उसे गैस को कंप्रेस किया जाता है तो आपको वो सीएनजी पंप पे गाड़ियों में डलवाते हैं आपने, अच्छा, और जब उसे लो प्रेशर पे पाइप के ज़रिए घरों में भेजा जाता है तो वो पीएनजी कहलाती है। अच्छा, उसी से सीएनजी, पीएनजी उसी से बन रहा है? जी, जी। अरे फिर तो वो तो लाइफलाइन नेचुरल है। गैस है। जी, हाँ, वो तो लाइफलाइन है। आप वही लाते ले जाते जी, हैं, आपकी एक्सपर्टीज उसी में है। जी। लेकिन ये किस तरह के कंटेनर होते हैं? बड़ा बोरिंग सा होता होगा, एकदम भरा हुआ है शिप और कुछ नहीं। नहीं, इसका ये जहाज़ एक तो बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट होते हैं, क्योंकि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की जाती है एलएनजी को लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए, क्योंकि एलएनजी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -162 है। बॉइलिंग पॉइंट जी, -162 है। ये तो अराउंड -162 पर वो गैस बन जाती है। तो हमें उसको उससे नीचे या लगभग उस पॉइंट पर रखना पड़ता है ताकि वो लिक्विड फॉर्म में रहे हमेशा। तो कितना ठंडा रखते हैं आप? -160। ओहो! जी, उसके लिए स्पेशल रिलीक्विफेक्शन प्लांट्स होते हैं, और हम लोग जो हमारे टैंक्स हैं वो स्पेशली इंसुलेटेड होते हैं, जिससे बाहर की जो गर्मी है वो अंदर कम से कम आए, और जो भी गर्मी आ रही है उसको हम जो बॉयल ऑफ बोलते हैं उसको, जो वेपराइज होती है गैस, उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे वापस ठंडा करते हैं और फिर वापस टैंक में भेजते हैं। तो इस ये तरीके सब से। शिप पे हो रहा होता जी, है। जी। तो शिप अपने आप में एक इंडस्ट्रियल यूनिट है। जी, जी, बिल्कुल। कमाल है, दुनिया कितनी। तो ये इसलिए इससे ये बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड शिप्स माने जाते हैं, और यहाँ दुनिया के जो सीफेरर्स बहुत कम परसेंटेज है जो इन जहाज़ों पे जा पाते हैं। तो इसमें मतलब वी शुड बी प्राउड कि इंडियंस का काफ़ी बड़ा हिस्सा है जो एलएनजीज़ को चला रहे हैं इस टाइम, अच्छा, जो विच इज़ अ वेरी हाईली वेरी स्किल्ड। स्किलफुल जॉब। हाँ, अब समझ में आ रहा है कि इसको कैरी करना भी अपने आप में कि टेक्निकली बहुत चैलेंजिंग भी है, और इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ साइंटिफिक स्किल्स। जी। टेक्निकल स्किल बहुत इन्वॉल्व है। और ये जो ये आपके जो शिप्स होते हैं इतने टेक्निकल कामों वाले, ये कहाँ बनते हैं? ये मोस्टली तो ये कोरिया में बनते हैं। कोरिया में? जी, जी। साउथ कोरिया में? साउथ कोरिया में पहले जापान भी इसका एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर था, अच्छा। लेकिन आजकल जब जापानीज शिपयार्ड जो हैं वो थोड़े स्लम्प में हैं, तो मोस्टली जो है वो कोरिया में बन रहे हैं। सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज़ बनाता है, हुंडई बनाता है। सैमसंग, हुंडई ये भी बना रहे हैं? जी, जी, इनके अपने हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, शिपयार्ड्स हैं, ये बनाते हैं। और अब काफ़ी बड़ा जो प्रोडक्शन शिफ्ट हुआ है वो चाइना में भी हुआ है। तो चाइना भी अब एलएनजी बनाने में और शुरुआत भारत? कर रहा है। भारत भी कुछ बनाता है? भारत छोटे जहाज़ बनाने के लिए हमारे पास कुछ शिपयार्ड हैं, लेकिन बड़े कमर्शियल शिप्स हम लोग नहीं बनाते। तो जैसे कोचीन शिपयार्ड है, या गार्डन रीच कलकत्ता में है, या मझगांव डॉक्स बॉम्बे में है, इन जगहों पर तो मर्चेंट नेवी में ज़्यादातर हमारे बंदे हैं, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जी, हमारा जो मैरीटाइम सेक्टर है वो अभी काफ़ी बैकवर्ड है। तो उसके लिए आप जबकि हमारे पास इतना बड़ा कोस्टल एरिया है, जी, हम तो काफ़ी अच्छा हम लोग चाहें तो काफ़ी बड़ी मैरीटाइम पावर बन सकते हैं अपने स्ट्रैटेजिक लोकेशन को यूज़ करके। और जैसे इस वक्त काफ़ी सारा लॉजिस्टिक्स सिंगापुर हैंडल करता है। जी। तो अगर हिंदुस्तान में कोई ऐसा ऑल वेदर पोर्ट हम लोग डेवलप कर लें जहाँ पर जहाज़ रुकें, रिफ्यूल करें, स्टोर्स लें और दूसरी सप्लाईज लें, तो वो बहुत बड़ा एक बूस्ट हो सकता है मैरीटाइम सेक्टर के लिए। आपने जब कहा ऑल वेदर पोर्ट, तो यानी कि जो मौसम है जिसमें जहाँ पर एक्सट्रीम मौसम नहीं होता, वो बात कह रहे हैं आप? जी, उसकी वो वजह हमारे साथ एक बून है, वो हमारे लिए वो भी एक डिसएडवांटेज भी है, मॉनसून। तो मॉनसून की वजह से हमारा जो वेस्ट कोस्ट है वो काफ़ी अफेक्टेड रहता है, जिसकी वजह से वेदर काफ़ी ख़राब रहता है, जो कि पोर्ट ऑपरेशंस के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसी तरह ईस्ट कोस्ट पे बे ऑफ बंगाल में हमारे साइक्लोन्स काफ़ी आते रहते हैं, तो वो भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर हम बहुत अच्छे पोर्ट्स अभी तक ऑल वेदर पोर्ट डेवलप नहीं कर पाए हैं। जी, ओके।
सो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल कंसर्न कि जो हॉर्मोज में हुआ उसकी वजह से हमारे लोगों की जानें भी गई, तो ये जानें क्यों गई? जब सारे शिप्स रोक दिए गए थे तो क्या कुछ एडवेंचरिज्म हुआ वहाँ पे या कोल्ड ब्लडेड अटैक हो गया? देखिए, इसमें मैंने जैसे कहा आपको कि एक तो सिचुएशन इज़ नॉट कम्प्लीटली स्टेबल। वो बार-बार जो एक वहाँ का माहौल बदल रहा है, कभी ये बताया जा रहा है कि सीज़ फायर हो गई है, कभी ये कहा जा रहा है कि अब वापस हॉस्टिलिटीज़ चालू हो गई हैं। एक तो फैक्टर ये है कि उसकी वजह से कई बार जो कंट्रोल है सिचुएशन पे, जो कंपनीज़ को रखना चाहिए वो नहीं है पूरी तरह। दूसरा है एक इशू, जैसे मैंने कहा कुछ सब स्टैंडर्ड शिप ओनर्स हैं जो कि जहाज़ों को पुश कर रहे हैं जाने के लिए, मजबूर कर रहे हैं। फिर तीसरा फैक्टर ये है कि कई बार ऐसा हुआ है कि जहाज़ ईरान की साइड से निकल रहे हैं परमिशन लेके, और शायद एक तरीके से जो सो कॉल्ड टोल है वो देकर निकल रहे हैं, और उन्हीं के साथ कुछ जहाज़ दूसरे अपना आइडेंटिटी ऑफ करके और ट्रांसपॉन्डर्स ऑफ करके वो उनके साथ निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन पर अटैक ज़्यादा किए जा रहे हैं, क्योंकि ईरान इस वक्त ईरान ने एक काइंड ऑफ एक सिस्टम डेवलप किया है कि जो उन्हें पे कर रहा है थ्रू क्रिप्टो करेंसीज, उन जहाज़ों को वो अपनी ही साइड से हॉर्मूज़ की जो नॉर्दर्न पार्ट है हॉर्मूज़ का, वो अपने कोस्ट की तरफ से वो उन्हें ट्रांजिट करने दे रहे हैं। लेकिन जो जहाज़ उन्हें पे नहीं कर रहे हैं वो उन पर वो अटैक कर रहे हैं, और वो अटैक हॉर्मूज़ से बहुत बाहर निकलने के बाद भी हो रहे हैं। जैसे कि जो लेटेस्ट अटैक हुआ है वो ऑलमोस्ट ओमान कोस्ट के पास हुआ है। तो कुल मिला के मामला अभी पैसे का ही है। अगर पैसे मिलेंगे तो वो अमेरिकन शिप को भी जाने देंगे। अमेरिकन शिप्स को उन्होंने एक्सेप्शन में रखा है, वो पैसे लेके भी नहीं जाने देंगे। अच्छा, वो एनिमी एसेट्स माने जाएंगे। तो जो वो जाने दे रहे हैं, जैसे कई जापानीज शिप उस बीच में निकले और हिंदुस्तान के भी बहुत सारे जहाज़ों को निकाला गया। तो जो एक तरह से न्यूट्रल नेशंस हैं, जो फ्रेंडली नेशन हैं ईरान के लिए, उनके जहाज़ों को वो जाने दे रहे हैं। जब आप कहते हैं हिंदुस्तानी जहाज़ों को निकाला गया, तो ये हिंदुस्तानी जहाज़, क्या जहाज़ जो बॉडी है, जो शिप है, वो हिंदुस्तानी है या उस पे माल जो है वो हिंदुस्तानी है या क्रू है वो हिंदुस्तानी? क्योंकि आपने बताया भारत तो बना नहीं रहा है, भारत तो बना नहीं रहा है तो वो अपने लिए भी बाहर से ख़रीदता होगा। तो इज़ देयर वी आर ओनर्स, और ये जो ओनर्स हैं क्या ये प्राइवेट एंटिटीज़ हैं या पब्लिक स्टेट एंटिटीज़ हैं? इसमें दोनों हैं। जो पब्लिक एंटिटी है वो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिनके बहुत सारे जहाज़ गल्फ से ऑयल और गैस लेकर आते हैं, और प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो, जैसा कि आपने कहा कि हम लोग वो जहाज़ बाहर से खरीदते हैं, बाहर से बनवाते हैं, फिर उन्हें जहाज़ को इंडिया में रजिस्टर किया जाता है। इस तरीके से ओनरशिप जो है इंडियन शिप्स की इस्टेब्लिश की जाती है। तो इसमें जैसा जो ट्रांजिट के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो जहाज़ इंडियन ओन्ड हो। अगर वो कार्गो इंटरेस्ट इंडियन है तो उन्हें भी आप एक तरीके से इंडियन शिप मान सकते हैं। लेकिन सिर्फ इंडियन सीफेयरर्स का वहाँ पे होना ये उसे एक इंडियन शिप नहीं बनाता। या तो जहाज़ इंडिया में रजिस्टर्ड हो या कार्गो का इंटरेस्ट इंडिया में हो। यानी कि कोई भी शिप जो पानी में है इस वक्त, उसकी मल्टीनेशनल डायमेंशंस रहेंगे हमेशा। उसमें क्रू कहीं का होगा, उसमें माल कहीं के लिए होगा, उसका शिप की कंपनी का मालिक कहीं और होगा, वो शिप कहीं और मेंटेनेंस के लिए जाता होगा, बना होगा, ये सब होगा। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी एक बहुत क्लोज कोऑपरेशन, ग्लोबल कोऑपरेशन की ज़रूरत है इस फील्ड में। जी जी, है ना? जी। तो इसमें कई बार ये भी होता है कि जो जहाज़, जैसे आपने कहा कि जहाज़ ओन किसी और ने किया है, वो रजिस्टर्ड किसी तीसरे मुल्क में है, उसको चार्टर यानी कि हायर किसी और ने किया है, वो और किसी मुल्क में हो सकता है। तो यहाँ जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कई मल्टीपल इंटरेस्ट आर इन्वॉल्व। तो अभी जो हॉर्मोज का मामला चला, तो हमने देखा इतने इतने दिनों तक शिप्स खड़े रहे, तो शिप्स के अंदर जो कंज्यूमेबल्स थे, मान लीजिए मछलियाँ हैं, लॉबस्टर्स हैं, चीज़ है और दूसरी एडिबल चीज़ें हैं, ये तो ख़राब हो गई होंगी, फिकने वाली होंगी। इसमें हमारे यहाँ रेफ्रिजरेटेड चैम्बर्स होते हैं, जहाँ पर हम हर कमोडिटी को अलग अलग टेम्परेचर्स पे उसके रिकमेंडेड टेम्परेचर पर रखते हैं, जहाँ हम 1.5 से 2 महीने तक का राशन हम लोग अपना रख सकते हैं सेफली। उसके बाद हमें वो फ्रेश प्रोविज़न ज़रूर लेना पड़ता है, नहीं तो आप जहाज़ पे मेंटेन, आप जो खाना पीना वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये तो खाना पीना है, लेकिन जो उस पे माल चढ़ा हुआ था उसमें पेरिशेबल्स होते हैं। जी, जो पेरिशेबल आइटम अगर उस पे होंगे तो वो भी रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स में होते हैं।
जो ये जो कंटेनराइज इंडिविजुअल कंटेनर डिब्बियों की तरह एक के ऊपर एक माचिस की डिब्बी की जैसे रखे होते हैं, ये सारे अंदर से रेफ्रिजरेटेड होते हैं। जी, जी, जी। उसमें आप देखेंगे उसमें एयर कंडीशन यूनिट लगी रहती हैं, उनको एक ख़ास टेम्परेचर पर रखा जाता है। ये उनकी कंडीशन ऑफ कैरेज होती है। मतलब जो उसका कार्गो का वो मालिक खाली है। डिब्बा नहीं होता है। नहीं, नहीं, उसमें कंटेनर्स बहुत तरीके के होते हैं। आपने जो नॉर्मल कंटेनर्स देखे होंगे, ये नॉर्मल ड्राई गुड्स के लिए होते हैं, जिनमें कोई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन पेरिशेबल आइटम्स जो जाते हैं, जैसे सैल्मन आपने कहा था, हाँ। तो हम लोग सैल्मन ले जाते थे जापान, अलास्का से। तो वो कंटेनर्स जो जाते थे वो बहुत वेरी एक्सपेंसिव कंटेनर, वो $5-5 मिलियन का एक कंटेनर होता था। और उन्हें बहुत हम लोगों को बहुत देखभाल रखनी पड़ती है उनकी। डेली उनका 2-3 बार टेम्परेचर चेक होता है, उनका रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि एकदम जिस टेम्परेचर पर रिकमेंड किया गया है उस पर रखा गया है कि नहीं। आजकल ऑफ द ग्रिड लिविंग का जो फैशन है, उसमें कंटेनर्स को कहीं जंगल में या कहीं भी खड़ा करके उसको ऑल्टर करके घर बना करके स्टूडियो अपार्टमेंट बना करके रहा जाता है। तो ये जो मैं सोचती थी कि भाई एसी का क्या होता है, तो ये एसी तो लगा ही हुआ आ रहा है इसका मतलब। अगर रीफर कंटेनर है तो उसमें एसी लगा रहता कौन सा कंटेनर? है। रीफर कंटेनर्स बोलते हैं। रीफर कंटेनर। रेफ्रिजरेटेड कंटेनर को हम लोग हाँ, रीफर कंटेनर। रीफर कंटेनर, ओके। तो मैं उसमें कई तरह के हैं। कुछ कंटेनर्स ऐसे होते हैं जो केमिकल ले जाते हैं, तो उसमें टैंक होता है उसके अंदर, तो वो अलग होते हैं। आप कुछ कंटेनर्स ओपन टॉप होते हैं, जिसमें थोड़ा कार्गो ऐसा है जो नॉर्मल साइज का नहीं है, तो उसे ओपन टॉप कंटेनर्स में ले जाते हैं। तो कई तरीके के कंटेनर्स। ओके। तो मुझे सबसे ज़्यादा शायद गृहिणी होने की वजह से ये लगता होगा मुझे कि इतना पेरिशेबल इसमें सामान है, इसमें सब्जियां हैं, चीज़ है, डेयरी है और चॉकलेट्स हैं और फल हैं, तो वो तो पेरिश हो जाएंगे। बट दिस एक्सप्लेन्स माय। जी, जी, उनको हम उनका जो केबल है वो कनेक्ट किया जाता है, उनको बाकायदा बिजली सप्लाई की जाती है जहाज़ के जनरेटर्स से, ताकि वो रेफ्रिजरेशन हमेशा चलता रहे। तो ये फंसे हुए जहाज़ों को ठंडा रखने के लिए इनफ फ्यूल था आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके? देखिए, जो फ्यूल है, अगर जहाज़ चल नहीं रहा है, एक जगह खड़ा है, तो हमें सिर्फ इतना फ्यूल चाहिए होता है जो हमारी पावर रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सके। तो वो जनरली आप 1.5 से 2 महीना, मैं समझता हूँ मैक्सिमम एंड्योरेंस है जहाज़ों की, जो बड़े जहाज़ हैं। और उससे ज़्यादा अगर आपको रहना पड़े तो आपको रिफ्यूल ज़रूर करना पड़ेगा। तो ये जहाज़, जहाँ तक मुझे लगता है कि इनको रिफ्यूल ज़रूर किया गया होगा, क्योंकि 4 महीने इस कॉन्फ्लिक्ट को हो चुके हैं। तो आप जो गैस लाते हैं भारत, जिससे सीएनजी भी बनता है और एलपीजी भी बनता है, वो इतने दिनों तक जब सप्लाई चेन टूटी है, तो यानी कि जो हमारा क्राइसिस था वो सच में आ सकता था, वो तो आया नहीं था। आने से पहले ही हम लोग ओवर रिएक्ट कर गए और हमारे मजदूर बेचारे पैदल चल चल के जा रहे थे। लेकिन ये एक रियल सिचुएशन थी। जी, इसमें देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, जो 90% जो कार्गो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है, तेल या गैस, वो ज़्यादातर एशियन मार्केट्स के लिए जाता है। तो एशियन मार्केट्स के लिए ये बहुत बड़ा शॉक था, और ये शॉक अभी भी पूरी तरीके से ओवर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी जो है नॉर्मल जो फ्लो है गैस का, वो अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हैं वहाँ से ले रहे हैं। वो क्या होते हैं? ऑल्टरनेटिव सोर्सेज का मतलब है जो यूनाइटेड स्टेट्स इस वक्त सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। तो उसको तो LNG फ़ायदा हो रहा है। जी, ज़बरदस्त फ़ायदा। वहाँ विंडफॉल गेन्स जो इतने हुए हैं वहाँ पर, उन्होंने प्रोडक्शन को इतनी तेज़ी से रैंप अप किया है। इस वक्त वो जो ज़्यादातर शॉर्टफॉल हैं गल्फ से, वही पूरी दुनिया में फुलफ़िल कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये पूरा वॉर जो है वो अमेरिका को फ़ायदा पहुंचा रहा है इन टर्म्स ऑफ जो सप्लाई को, इस तरफ की डिसरप्टेड चेन को उसने वो कर जी, लिया है। बिल्कुल। जी, बिल्कुल। ये इसमें आप देखें, एक बहुत कोइंसिडेंस है कि जस्ट बिफोर दे स्टार्टेड दिस वॉर, उन्होंने पहले वेनेजुएला को कैप्चर किया। तो एक तरीके से जो थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व जिसके पास हैं, उसको उन्होंने सिक्योर किया, ताकि अगर ज़रूरत पड़े, शॉर्टफॉल कहीं हो, तो वहाँ से आप तेल को सप्लाई कर सकें। देखिए, उनकी आप देखें, अमेरिका की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल कंपल्शन है वो ये है कि तेल को वो एक लिमिट से नीचे नहीं जाने दे सकते और एक लिमिट से ऊपर नहीं जाने दे सकते। तो देयर इज़ अ रेंज विद इन विच दे हैव टू मेंटेन द क्रूड ऑयल। तो उसके लिए उन्होंने पहले से ही ये स्ट्रैटेजिक तैयारियां की हुई थी। उन्हें ये मालूम है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद भी हो जाएगा तो उनके कंज्यूमर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वहाँ से जो कार्गो है वो ज़्यादातर एशिया को जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो झटका वो लगेगा वो उन कंट्रीज़ को लगेगा जिनके पास ऑल्टरनेटिव सोर्सेज नहीं है। जो LNG का मैं आपको थोड़ा सा एक बहुत ब्रीफ में बताता हूँ। थोड़ा नहीं, आप आराम से जी, बताइए। LNG का जो ट्रेड है
वो लॉन्ग टर्म ट्रेड माना जाता है, यानी कि जो बड़े इम्पोर्टर्स हैं वो 20-20 साल के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूसर्स के साथ करते हैं। जैसे मान लीजिए कतर है, कतर जो है इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ये सबसे बड़े इम्पोर्टर्स हैं। तो इन्होंने लंबे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स उनके साथ किए हुए हैं। तो जब भी उसका रीज़न ये है क्योंकि उन्हें उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, तो दे कैन नॉट अफोर्ड टू हैव सप्लाई शॉक्स। तो उन्हें एक स्टेडी फ्लो चाहिए फ्यूल का। तो उन्होंने उनके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। अब जिन कंट्रीज़ ने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए हैं, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान है या थाईलैंड है या बांग्लादेश है, तो उनको ये जब ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें स्पॉट मार्केट से उठाना पड़ता है। स्पॉट मार्केट यानी कि एक तरह से आप समझ लीजिए कि मान लीजिए आप रिटेल से आपके यहाँ दूध जो है एक दूध वाला लेके आता है हर रोज़, और वो अचानक से वो नहीं आ पा रहा है, तो आपको कहीं लोकल जगह से उठाना पड़ रहा है, तो आपको महंगा पड़ेगा। तो इसी तरीके से जो स्पॉट मार्केट है उसके रेट कई बार जो कॉन्ट्रैक्टेड रेट होते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रेट होते हैं, उनसे 3-4 गुना हो सकते हैं। 3-4 गुना? जी, जैसे इस वक्त जो एशिया में स्पॉट मार्केट रेट $15 पर यूनिट ऑफ गैस पहुंच चुका है, और जो लॉन्ग टर्म रेट हैं वो आपको मिलेंगे मे बी $4 और $5। 3 गुना? जी। तो ये इतना बड़ा फ़र्क हो जाता है। इसलिए जो इकॉनमी है उस पर शॉर्ट टर्म शॉक तो पड़ता ही है। अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू रही तो ये बहुत ज़्यादा इकॉनमीज़ को मतलब डैमेज कर सकता है, इस तरह की कंट्रीज़ की। जो छोटी कंट्रीज़ हैं, छोटी इकॉनमी वाली कंट्रीज़ हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ा क्राइसिस है। जी, बिल्कुल। थर्ड वर्ल्ड में खासकर। जी, ये तो आपने ज़बरदस्त बात बताई कि हम लोग उसको, ट्रम्प को थोड़ा उद्दंड और थोड़ा एक इम्पल्सिव आदमी समझते हैं, लेकिन देयर इज़ अ मेथड बिहाइंड हिज मैडनेस। एग्जैक्टली। मैं बिल्कुल, आपने मेरे वर्ड ले लिए अपने, मैं यही बोलने वाला था। हम लोग ये सोचते हैं कि जो ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है यही सच्चाई है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, बिकॉज वो एक आदमी इस सिस्टम को नहीं चला रहा है। उसके पीछे बहुत बड़े थिंक टैंक्स हैं, वॉल स्ट्रीट पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने हैच किया हुआ है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर हैज्ड ऑन दिस प्राइसेस। और आप देखें रोज़ाना उनके एक ट्वीट से मार्केट ऊपर से नीचे हिल जाता है। हाँ। तो ये गेम बहुत बड़ा है। अब बंद होने से पहले, फ्राइडे से पहले तो बहुत ही जिटरी हो जाता है, क्योंकि कुछ नहीं पता ये बंद कराने के बाद 2 दिन में, वीकेंड में क्या करेंगे। जी, स्टॉक एक्सचेंज का बहुत वोलेटाइल। ये ज़बरदस्त है जानना कि इस वक्त हम इस पूरी लड़ाई को जहाँ से देख रहे हैं वहाँ से ना देख करके हमें वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट को अब्डक्ट किया गया था वहाँ से देखना चाहिए। जी, क्योंकि देखिए कोई भी बड़ी पावर वो बिना स्ट्रैटेजी के, बिना लॉन्ग टर्म प्लान के कुछ नहीं करती है। ये कुछ भी स्पॉन्टेनियस नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ट्रम्प आज सुबह उठे, अचानक उनका मूड हुआ कि हमें ईरान को सबक सिखाना चाहिए, और उन्होंने अपने जो जनरल्स हैं उनको बोला और उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। ये सब बहुत पहले से प्लानिंग की जाती है, बिकॉज इट्स अ ह्यूज डिफेंस फोर्स। दे हैव टू मोबिलाइज कि कहाँ से लोगों को लेके जाना है, एस्केलेशन कहाँ तक हो सकता है, फिर हम लोगों को अगर ज़रूरत पड़ी इसको मतलब इफ़ यू हैव टू पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड, तो उसके लिए लोग कहाँ से लाएंगे हम, और कौन कौन से बेसेस यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है ये ऑन द स्पॉट नहीं होती, एकदम फैसला अचानक से नहीं लिया जाता। मैं तो ये सोच रही थी, मुझे बात करनी थी कि आप लोगों के ख़तरे क्या हैं और जो मैरी टाइम में काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा कैसे हो। ये तो कहानी ही कुछ और है जो आप बता रहे हैं, और इसको आप उस नज़र से देखें तो ये बताएं कि ये सारा कुछ कैलकुलेट करके अमेरिका ने किया, इस पूरे मामले को किस तरह से ईरान ने हैंडल कर लिया कि फिर भी वो बहुत बैकफुट पर नहीं आया है। ये तो बहुत उसकी जहानत की बात हो गई फिर तो। जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारी कमजोरियां क्या हैं, वो डायरेक्टली हेड ऑन अमेरिका से नहीं टकरा सकते। तो जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर का उन्होंने तरीका ये निकाला कि उन्होंने जो अमेरिकन प्रॉक्सीज हैं गल्फ रीजन में, उनको उन्होंने हिट करना चालू किया, और वहाँ हिट किया जहाँ बहुत ज़्यादा उन्हें चोट लगी। Where it pains the most. तो जहाँ देखें सबसे बड़ा मैं कहूँगा जिसके बारे में बहुत कहा नहीं जा रहा है, वो है कतर के अंदर रास लफान फैसिलिटी है, जो दुनिया की लार्जेस्ट गैस एक्सपोर्टिंग फैसिलिटी है। जी।
तो वहाँ उन्होंने बहुत बड़ा डैमेज किया है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने डिसेबल कर दी है कतर की। तो वो बहुत इकोनॉमिकली भी और फॉर लॉन्ग टर्म एलएनजी ट्रेड के लिए, दुनिया के लिए बहुत बड़ा झटका उन्होंने दिया है जी। तो ये चीज़ एक तरह से हम कहें कि अगर ये कंटिन्यू रहा तो ये जो अभी एशिया तक लिमिटेड है शॉक, ये पूरी दुनिया में भी फैल सकता है। शायद अमेरिका उसे पूरी तरीके से कंपनसेट ना कर पाए, प्रोडक्शन की जो रिक्वायरमेंट होगी, जो सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे फिर हम देखेंगे कि शायद रशिया इसमें विल बिकम द विनर इन द गैस वॉर्स। तो ये चाइना और रशिया, हाउ आर दे प्लेस राइट नाउ? चाइना बिकॉज उन्होंने सैंक्शंस को इतने सीरियसली नहीं लिया, उन्होंने अपनी जो स्ट्रेटेजिक उनकी जो पोजीशन है वो बहुत क्लियर रही है। उन्होंने रशिया से कंटिन्यूसली वो गैस ले रहे हैं और इसकी वजह से उन्होंने कोई इस तरह की शॉर्टेज या कोई राशनिंग उन्होंने अभी तक हमने सुनी नहीं कि वो अपने लोगों के लिए कर रहे हैं। और उन्होंने अपने जो सप्लाई सोर्सेज हैं उन्हें काफ़ी पहले से डाइवर्सिफाई किया हुआ है। तो उनका काफ़ी बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया से भी आता है गैस का, और वो इंडोनेशिया से भी ख़रीदते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखें तो क्योंकि वो काफ़ी बड़े प्लेयर हैं और उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो वो इस टाइम मैं ये तो नहीं कहूँगा ड्राइवर सीट पर हैं, लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है। लेकिन एटलीस्ट वो गेन बहुत नहीं कर रहे हैं इससे, जैसे अमेरिका गेन कर रहा है इन टर्म्स ऑफ हार्ड कैश, अमेरिका इज गेनिंग एज यू सेड, लेकिन ये लोग अभी उसका सीधे फायदा नहीं उठा रहे। चाइना नहीं गेन कर रहा है इससे, चाइना तो बेसिकली इज जस्ट एब्जॉर्बिंग द शॉक। अभी जो गेन कर रहा है कुछ हद तक वो रशिया कर रहा है, क्योंकि जो चाइना और जो दूसरे मुल्क हैं, काफ़ी हद तक यूरोपियन यूनियन भी अभी तक 2025 में रिकॉर्ड है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा एलएनजी इंपोर्ट किया रशिया से। तो जो एक प्लान है रशियन गैस को रिप्लेस करने का, वो पूरी तरीके से इस पे एक तरह से आप कहेंगे कि पार्शियली इस पे ब्रेक लग गया इस वॉर की वजह से। तो रशिया भी इसमें एक हद तक फ़ायदे में है। इस लिहाज से थोड़ा अमेरिका का दुख ये रहेगा कि वो एलएनजी मार्केट से रशिया को बाहर नहीं कर पा रहे हैं। जी, राइट। तो अभी भारत की स्थिति क्या, हमारे पास कितने दिनों का स्टॉक होता है? आप क्योंकि एलएनजी ही ला रहे होते हैं, तो मुझे बताइए कि एक शिप जब आपका चलता है और वो कंज्यूमर तक, मतलब घरों तक पहुंचता है या पेट्रोल पंप में, सीएनजी पंप्स में पहुंचता है, स्टेशंस में, तो उसमें कितना टाइम लगता है और ये हम कितना दिनों का स्टॉक करते हैं? देखिए, मैं स्टॉक तो अभी आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो एक मैं आपको जनरल जो टाइम पीरियड है एक प्रोड्यूसिंग कंट्री से और इंडिया तक आने में, तो मान लीजिए अगर आप कतर से, हम मान के चलें कि नॉर्मल सिचुएशन में हम कतर से लेकर आ रहे हैं, तो कतर से जो गैस आती है वो ज़्यादातर गुजरात में वो लैंड होती है। तो आप एवरेज 3 दिन माने तो जहाज़ एक लोड करता है कतर में और लगभग तीसरे दिन वो ये तो खासा गुजरात पहुंच फास्ट जाता है। जी। अगर यही गैस हम ऑस्ट्रेलिया से लेके आएंगे तो आप माने 10 से 12 दिन में आ जाएगी। और कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी फिर। कॉस्ट जी, फ्रेट कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम होगा जहाज़ का, ज़्यादा हायर डेज चाहिए आपको, किराया ज़्यादा देना पड़ेगा जहाज़ का, तो फ्रेट रेट बढ़ जाते हैं उससे। तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि ये पूरी स्ट्रैटेजी ट्रम्प की दुनिया को एक नई आदत डाल दे कि सारा अपनी रिक्वायरमेंट आपको अमेरिका के थ्रू इन कंट्रीज से, लैटिन अमेरिका से और यहाँ से पूरी करनी है, और आप ये वाला जो सप्लायर्स हैं ये बहुत काम के ना रहें या अप्रभावी हो जाएं, इनकी ज़रूरत ही ना पड़ रहे? इसमें मैं कहूँगा कि जो स्ट्रैटेजी अगर ये है भी तो ये शॉर्ट टर्म ही रहेगी। उसकी वजह यह है, जो मार्केट फोर्सेस हैं वो हमेशा ये डिटरमाइन करेंगी कि कहाँ से हमें सस्ता तेल या गैस मिलेगा। तो जो भी आपके करीब के प्रोड्यूसर हैं, आप हमेशा उनसे लेने की कोशिश करेंगे, वो फ्रेट चार्जेस की वजह से। जी जी। तो अमेरिका अपने रेट्स डाउन करके भी तो उसको मिटिगेट कर सकता है। देखिए, उसमें गुंजाइश बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि जो फ्रेट कॉस्ट है, अगर उसे आपको ऑफसेट करना है तो आपको जो मार्केट प्राइस है उससे बहुत नीचे अपने गैस को के रेट को लेके आना पड़ेगा। तो वो उस केस में शायद कुछ हद तक किया जा सके, जहां बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। भाई अमेरिका क्या तो है नहीं, वेनेजुएला की गैस है मुफ्त में, वो नुकसान में भी करेगा तो क्या हो गया? अमेरिका का अपना नेचुरल रिसोर्स तो नहीं है ना, वो तो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा, वहीं से डायरेक्ट लोड करेगा, भेजेगा, तो
उसको दर्द तो नहीं होगा ना उस चीज़ का उतना, देखिए मतलब कॉम्पिटिटिव बना रहेगा मार्केट में, मेरा ये ख्याल है। मेरे ख्याल से उनकी स्ट्रेटजी, प्रायोरिटी उनकी अभी यह है कि जो रशियन गैस यूरोप को जा रहा है उसको रिप्लेस करें। ओके। क्योंकि अमेरिका से यूरोप ले जाना इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन ब्रिंगिंग इट ऑल द वे टू रशिया, टू फार ईस्ट और इंडिया। तो एशिया की जगह आई थिंक वो अपने बायर्स जो हैं वो ज़्यादा उनकी प्रायोरिटी यूरोप को है। तो उससे उनके दो चीज़ें एक तो पूरी हो रही हैं, एक तो दे कैन कीप द कॉम्पिटिटिव एज बाय कीपिंग द कॉस्ट इन कंट्रोल। दूसरा ये है कि वो रशिया की गैस को, उनका टारगेट है 2027 तक पूरी तरह रिप्लेस करने का। तो मेरे ख्याल से ये दो चीज़ें वो लेके चलेंगे। एशियन मार्केट्स उनके लिए अभी टेम्परेरी एक वो है पैसा बनाने का जरिया, वो थोड़े टाइम के लिए, जब तक ये वॉर चल रही है तब तक चलेगा। उसके बाद वापस मेरे ख्याल से कतर विल बिकम द मेन सप्लायर इन एशिया। कमिंग बैक टू द सिक्योरिटी सेफ्टी इशू, ये जो आप हमारे कार्गो, सिविलियन कार्गो शिप्स होते हैं, क्या ये मिसाइल अटैक को सरवाइव कर पाते हैं? देखिए छोटे मोटे प्रोजेक्टाइल जैसे सोमालियन पायरेसी के टाइम पे उनका एक नॉर्मल वेपन हुआ करता था बजूका या ग्रेनेड लॉन्चर्स। तो जो जिस तरीके का स्टील जहाज़ का होता है वो काफ़ी हद तक उस डैमेज को ले सकता है। लेकिन जो आजकल जो लेटेस्ट ड्रोन्स आ रहे हैं या लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं या मिसाइल्स ले लें, तो वो कोई जहाज़ उसको सस्टेन नहीं कर सकता। एक चीज़ हुई जहाज़ नहीं, लेकिन आपके तो टैंकर्स होते हैं जिसमें एलएनजी है, तो एलएनजी तो कंबस्टिबल होता है ना? जी नहीं जी होता है? बिल्कुल होता है? फ्लेमेबल है, हाईली फ्लेमेबल। हाईली इन्फ्लेमेबल है। तो हाईली इन्फ्लेमेबल अगर उसको वो हिट करते हैं और पंक्चर कर देते हैं तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वो फिर दैट विल बी ए ह्यूज डिजास्टर। तो इसीलिए देखिए आप अगर ये सारे जो इंसिडेंट हुए हैं उसे आप देखेंगे तो वो सब उन्होंने इंजन रूम में अटैक किए। क्योंकि जहाज़ को अगर देखें आप, जो कंस्ट्रक्शन होता है जहाज़ का, जो पीछे का हिस्सा होता है जहाँ पे आपने देखा होगा वाइट सुपर स्ट्रक्चर होता है, खिड़कियाँ होती हैं, वो अकोमोडेशन कहलाता है, जहाँ क्रू रहता है। उसी के ऊपर हमारा कंट्रोल रूम होता है और उसके नीचे डायरेक्टली अंडर इट इज़ द इंजन रूम। तो वो जो सबसे इफेक्टिव तरीका है किसी जहाज़ को रोकने का, डिसेबल करने का, वो ये है कि आप इंजन रूम पे अटैक करें, इंजन बंद हो जाएगा, ये डैमेज हो जाएगा और जहाज़ डिसेबल हो जाएगा। वो जानबूझ के जो कार्गो एरिया है, जो अकोमोडेशन के आगे है, उसको टारगेट नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो करेंगे तो वो इट विल बी अ बिग डिजास्टर। अगर तेल है और वो तेल समुद्र में निकल गया तो इट इज़ एनवायरमेंटल डैमेज डिजास्टर। अगर वो गैस है और वो एक्सप्लोड हो गई तो आप सोचें कि उसका जो Yes. जो इंटेंसिटी होगी उसकी, वो मेरे ख्याल से इट विल बी क्लोज टू एटम बॉम्ब। महाप्रलय जी जी, है ना? मतलब आसपास के एरिया को भी वो काफ़ी डैमेज करेगा। आप कभी वॉरशिप के बहुत नज़दीक से गुजरे हैं, आपकी शिप, जी जी, कई बार हम लोग- और वो मतलब दुश्मन वाले रवैये वाली थी या बस ट्रैफिक में गुजर रहे हैं? देखिए हमारे लिए, क्योंकि कमर्शियल जो शिपिंग है उसको इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस वी आर नॉट टू बी टच्ड और अटैक्ड, इम्यून है आप? इम्यून है। हमें एक तरह से एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द लॉ ऑफ द सी एक रूल है जिसमें हम टेरिटरीज से किसी भी कंट्री के टेरिटरीज से हम लोग पास कर सकते हैं, जिसे राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज कहा जाता है। तो अगर आप वहाँ के पीस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो हमें अलाउड है। इवन हम पाकिस्तान के टेरिटरी से भी निकल सकते हैं। अच्छा, तो ये जो है ये एक राइट दिया गया है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है जी ये। जी जी, उनके जहाज़ निकल सकते हैं। तो ये सिर्फ इन वेरी रेयर सर्कमस्टांसेस ये होता है जहाँ जब मर्चेंट शिप अटैक किए जाते हैं। कभी ऐसा हुआ आपसे कहा गया हो लाइट्स ऑफ करिए और अंधेरा कर लीजिए, वी आर इन एनिमी जोन और समथिंग? देखिए ये नॉट इन एनिमी जोन, बट ये हमने सोमालियन पायरेसी के टाइम पे किया है। एक बार हमारे जहाज़ में कुछ इंजन में प्रॉब्लम आई थी तो हमें रोकना पड़ा था, तो उस टाइम पे हमें पूरा ब्लैकआउट करना पड़ा ताकि आसपास दूसरे जो पायरेट बोट्स वगैरह हमें देख ना पाएँ। व्हाट आर द मोस्ट फ्राइटनिंग मोमेंट फॉर यू एज अ सीफेरर? मोस्ट फ्राइटनिंग मोमेंट, देखिए मैंने अपने करियर में काफ़ी एक्सीडेंट्स देखे हैं, जो एक्सीडेंट्स जो पर्सनल इंजरीज हाँ, जो काफ़ी मतलब ट्रॉमेटिक रही हैं, जिसमें लोगों को कि मतलब मैं क्या कहूँ, काफ़ी हद तक आई हैव सीन पीपल फेसेस गेटिंग डिफॉर्म बिकॉज ऑफ द इंजरीज।
और उन्हें हेलीकॉप्टर से तो इवैक्यूएट क्या करना कॉज पड़ता होता है ऐसी इंजरीज का? है। ये नॉर्मली वर्क रिलेटेड ही होता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई मशीनरी हम ऑपरेट कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ मेल फंक्शन हो गया, जिसकी वजह से आप बहुत क्लोज विसिनिटी में आप ऑपरेट कर रहे हैं, उसकी वजह से वो डैमेज हो जाता है। कोई एक्सप्लोजन हो गया, या कई बार आप किसी टैंक में एंटर कर रहे हैं जहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो टॉक्सिक है, तो वहाँ पे कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं। तो इस तरह के रिस्क जो हैं वो रहते हैं। तो एलएनजी का के साथ आपका जो सफ़र है उसमें आप उस एरिया में जाते हैं जहाँ पर स्टोरेज है, जी या जी आप बिल्कुल। दूर रहते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल, हम लोग आप तो जाते हैं, इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं? जी जी, हम लोगों को वहीं हमारा जो बेसिकली जो हमारा कार्गो एरिया है वो डेक ही है। तो वो डेक पे हम लोगों को अपने रेगुलर मेंटेनेंस करनी होती है, रेगुलर इंस्पेक्शंस करने हैं डेली। वो तो एक नॉर्मल रूटीन हमारा चलता है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई आइसोलेटेड एरिया है। आपने कभी क्रू को कहा है कोई फेयरवेल मैसेज लिख लो, इतना खतरा आया है, फैमिली को याद करो, फैमिली से बात कर लो? नहीं, मेरे मेरे साथ तो खैर ऐसा नहीं हुआ, शुक्र लेकिन जो पायरेसी के टाइम पे कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए जहां हम पे अटैक, एक सस्पेक्टेड अटैक जैसा हुआ। तो उस टाइम पे एक माहौल थोड़ा डर का हो जाता है, लेकिन क्रू, क्योंकि हम रेगुलरली उन्हें ट्रेन करते रहते हैं इस तरह के अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट हो तो कैसे हैंडल करना है, जी। तो काफ़ी हद तक एक टीम की तरह हम लोग जो है उसे मैनेज कर लेते हैं। मुझे अब बात करके लग रहा है पायरेसी इज़ अ बिगर डेंजर देन ये वॉर का डेंजर जो है। तो पायरेसी में आप लोगों को जान का ख़तरा कितना होता है? क्योंकि वो तो रैंसम के लिए आए, आपकी जान लेके उन्हें क्या फ़ायदा? आपकी जान बचेगी तभी तो वो निगोशिएट कर पाएंगे, है ना? तो जान का ख़तरा वाकई सीरियस है यहाँ पर। उसमें देखिए, जब जिस वक्त पायरेट्स बोर्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब वो कोशिश करते हैं कि जो जहाज़ का कंट्रोल रूम है उसे किसी तरीके से डिसेबल किया जाए। तो ज़्यादातर उस वक्त ये वो टारगेट करते हैं कि जो बजूकाज हैं या ग्रेनेड लॉन्चर्स हैं, उनसे हमारे कंट्रोल रूम पे अटैक करते हैं। और वो कंट्रोल रूम पूरी तरीके से ग्लास विंडोज़ उसमें बहुत होती हैं। तो कई बार ऐसा हुआ है कि वो ग्रेनेड्स जो हैं सीधा अंदर कंट्रोल रूम के आके गिरे हैं, और एक्सप्लोजन में लोग इंजर्ड भी हुए हैं, मरे भी हैं। तो ये इस तरह का खतरा है। और दूसरा ये है कि जब वो बोर्ड कर जाते हैं तो कई बार बहुत एग्रेशन उनके अंदर होता है, और वो कई बार लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, इंजर कर देते हैं। और या कभी ऐसा हुआ कि रैंसम का बहुत वक्त निकल गया तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो वो अपना गुस्सा क्रू के ऊपर निकालते हैं। तो ये इस तरह के खतरे उसमें देखते हैं। अभी कंपनियों ने ये सीखा नहीं, जो शिप बिल्डिंग कंपनियां हैं, कि उसमें वो बुलेट प्रूफ चीज़ें लगा दें और उसको इस तरह से रीइंफोर्स कर दें कि कुछ बाहर से फेंका ना जा सके। वो है, वो जो आप बोल रही वो ऑलरेडी किया जा चुका है। वो हो रहा है। जी, उसमें हमारे मतलब इट इज़ पार्ट ऑफ आवर सिक्योरिटी प्रोसीजर। हाँ, तो मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता, नहीं, लेकिन ठीक है। लेकिन वो है, हाँ। वो प्रोटेक्शंस हैं हमारे पास। इस प्रोग्राम को देखते हुए अगर कोई नौजवान थोड़ा एक्साइटमेंट फील करे और सोचे यहाँ करियर बनाना है, आपकी क्या मसला है? आना चाहिए इसमें? जी, मेरे ख्याल से बिल्कुल आना चाहिए। अगर आप आपका एप्टीट्यूड कैसा है, अगर आप थोड़े एडवेंचरस हैं, थोड़ा सा आपको नई चीज़ें देखने का, नए काम करने का शौक़ है। दूसरा, जो आपने पढ़ाई की है स्कूल में, अगर उसे आप उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखना चाहते हैं, तो ये इससे बढ़िया कोई आपको इंडस्ट्री मिलेगी नहीं। यानी जो साइंस हमने स्कूल लेवल पे पढ़ी है वो सारी वहाँ उसका अप्लाई। जो रियल एप्लीकेशन है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, वो यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये +2 के बाद ही इसमें कोर्स में जाना होता है? जी, इसमें दो तरीके हैं जाने के। एक 10th के बाद क्रू की तरह आप जा सकते हैं। अच्छा। और 12th के बाद आप पहली आपका चांस होता है। 12th के बाद आप, अगर आपके पास PCM है, तो आप दो हमारे यहाँ ट्रेड्स हैं, एक नॉटिकल साइंसेज और एक मरीन इंजीनियरिंग। तो दोनों में से कोई आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर ऑप्शन मिलते हैं, जब आप मान लीजिए आपने किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, तो फिर आप एक शॉर्ट ब्रिज कोर्स करके फिर मरीन इंजीनियर में उसे कन्वर्ट करा सकते हैं और फिर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप ये बता रहे हैं +2 के बाद इंजीनियरिंग करें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करें तो जा सकते हैं, और उसके अलावा फिर क्रू कोर्सेज हैं? जी, इसमें 12th के बाद तो डायरेक्टली आप जा सकते हैं, या तो नॉटिकल साइंस में नॉटिकल या साइंस में। मरीन इंजीनियरिंग में। हाँ। तो उसमें ये होगा कि आप 12th के बाद पहले आपको इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, IMU-CET। तो वो आपको देना पड़ेगा। उसमें आपकी एक परसेंटाइल आएगी, उसके बेसिस पे आप अपना कोई इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करें। तो उस इंस्टीट्यूट के ज़रिए आप 2 कोर्सेज में आप ऑप्ट कर सकते हैं। कितने देर का कोर्स है ये? कितने सेमेस्टर्स हैं? इसमें अगर आपने BSc नॉटिकल साइंस से ऑप्ट किया तो 3 साल
अगर आपने मरीन इंजीनियरिंग ऑप्ट की है तो 4 साल। ओके, लंबा कोर्स है ये जी तो। जी। उसके अलावा एक शॉर्ट टर्म कोर्स है, डीएनएस उसको बोलते हैं, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। उसमें जो थ्योरी पार्ट है वो 1 साल का हो जाता है, तो कॉलेज आप 1 साल करेंगे, उसके बाद आपको 2 साल के लगभग आपको ऑन बोर्ड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो ये टोटल मिला के लगभग 3 साल का आपको एक पीरियड चाहिए टू बिकम अ सर्टिफाइड ऑफिसर। देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। जो लोग पैसा खर्च करके छुट्टियां मनाने समंदर पे जाते हैं, आप लोगों का तो काम ही बड़ा अच्छा है। समंदर में है, सनसेट देख रहे हैं, सनराइज़ देख रहे हैं और शार्क देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। लेकिन इसमें क्या मेहनत बहुत है इस काम में? ये एक प्रोफेशन ऐसा है जहाँ आपको मतलब लगभग डेली ऐसे चैलेंजेस को इसको डील करना पड़ता है जहाँ, क्योंकि 20 या 25 लोग एक जहाज़ को चला रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट की तरह है। तो डेली कुछ ना कुछ ट्रबल्स, कुछ मैकेनिकल इश्यूज़, कोई ऑपरेशनल इश्यूज़ आते रहते हैं, जिसके लिए आपको हमेशा रेडी रहना है। और क्योंकि यहाँ कुछ इश्यूज़ एस्केलेट होके आपके जान के लिए भी खतरा बन सकते हैं, तो वो प्रेशर अलग से आपके दिमाग पर रहता है। फिर साथ साथ आपका एक जो इमोशनल सपोर्ट सिस्टम है वो नहीं है, आप घर से दूर हैं, तो वो सब मिला के इसे काफ़ी चैलेंजिंग बनाता है। तो मेंटली यू हैव टू बी वेरी टफ टू सर्वाइव इन दिस प्रोफेशन, लेकिन वो ट्रेनिंग के साथ और वक्त के साथ आप सीख जाते हैं। ये बताइए, लड़कियों के लिए क्या चांसेस हैं एज अ करियर? बहुत बढ़िया चांस हैं। अब आजकल जो एक जेंडर इक्वालिटी का एक बहुत कैंपेन चल रहा है सारी इंडस्ट्रीज़ में, वो मर्चेंट नेवी में भी चल रहा है। जैसे मेरी कंपनी जो है काफ़ी पुश कर रही है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ विमेन सीफेयरर्स। तो उसके लिए बोथ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंपनीज वो काफ़ी प्रोएक्टिव होके लड़कियों को एनकरेज कर रही हैं टू ज्वाइन, और लड़कियां ज्वाइन भी कर रही हैं। तो हमारे यहाँ काफ़ी फीमेल सीफेयरर्स अब आ रहे हैं। तो उनका रोल क्या रहता है? जैसे हम एयर होस्टेस से लेके कैप्टन तक अब लड़कियों को देखते हैं सिविल एविएशन में। अभी इसमें क्या रोल रहेगा लड़कियों का? इसमें उनका रोल सेम है जो हाउस आदमियों का है। कीपिंग तक तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं। जो कमर्शियल शिपिंग में जो रोल है उनका, जो मैं कहूँगा जिस तरीके से हम हैं, वैसे कई लड़कियां हैं जो कैप्टन्स हैं, चीफ ऑफिसर्स हैं, चीफ इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स हैं। भारतीय लड़कियां जी भी? जी बिल्कुल। हाउ लवली। जी जी। तो ये एक काफ़ी अच्छा एक टाइम चल रहा है लड़कियों के लिए टू जॉइन मर्चेंट नेवी। और जिस तरह की हम देख रहे हैं पूरी दुनिया ग्लोबल हो रही है, सबको सबसे दूर जगहों की चीज़ें भी नज़दीक लानी है और इस्तेमाल करनी है, यूज़ करनी है। तो मुझे लगता है कि ये सिविल मैरीटाइम जो है ये तो कभी भी स्लंप में जाने वाला नहीं है। इसमें किसी तरह का मंदी नहीं आने वाली। नहीं, देखिए सारी इंडस्ट्रीज की तरह इसमें भी साइक्लिकल रिसेशंस आते हैं। आते हैं? जी। तो इसमें आप देखें 2008 में जब एक ग्लोबल रिसेशन था, तो इस पे भी असर पड़ा। उसमें जो एक तो देखिए, मान लीजिए चीज़ों की सेल कम हो गई तो मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगी तो एनर्जी डिमांड कम हो जाएगी, एनर्जी डिमांड कम हो जाएगी तो तेल की ज़रूरत कम पड़ रही है, तो वो जहाज़ जो है उन्हें उतना कार्गो नहीं मिल रहा, उन्हें हायर नहीं किया जा रहा। तो वो अगर लॉन्ग टर्म चलता है तो उसका इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा, अगर वो शॉर्ट टर्म है तो शायद इतना ना हो। तो इसमें भी मंदी आती है। यानी कि ये वो फील्ड है कि हम लोग एक तरफ ये कहते हैं कि थोड़ा कंजम्पशन कम करो, कंज्यूमरिज्म कम करो और थोड़ा मिनिमलिज्म पर जाओ, फ्रूगैलिटी ऑफ यूज़ ऑफ स्टफ। लेकिन आपकी इंडस्ट्री ऐसी है कि जितना ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा फ्लरिश करेगा। जी, एक तरह से जी जी बिल्कुल। क्योंकि ये देखिए, इट इज़ बेसिकली टू ट्रांसपोर्ट कमोडिटीज़। Right. कमोडिटी किसके लिए? कंजम्पशन के लिए। तो आप जब तक कंजम्पशन नहीं करेंगे तो कमोडिटीज़ को इधर से उधर ले जाने का कोई मकसद नहीं है। तो एक तरह से आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हम घर में बैठ के जो स्क्रॉल करते हैं और ऑर्डर प्लेस करते रहते हैं, उससे ये इंडस्ट्री भी चलती है। राइट, है ना? कितनी दुनिया कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, और एक तरफ से अगर आप किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं ये सोच के कि इससे कुछ भला होगा, तो बहुत बड़ा एरिया है, इंडस्ट्रियल सेटअप है जो उससे एडवर्सली अफेक्ट होने लगता है। एक तो ये देखिए, दुनिया के सबसे पुराने ट्रेड्स में से है जो समुंदर के रास्ते चीज़ों को, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशन। तो ये तो हमेशा रहेगा, इसको रिप्लेस करना तो पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि जैसे मैंने आपको कहा, वॉल्यूम।
जो शिपिंग है वो इतने बड़े वॉल्यूम्स को ले जाती है कि उसके लिए कोई अल्टरनेटिव अभी है नहीं। जो लैंड बेस्ड अल्टरनेटिव हैं वो ट्रेन्स हैं या ट्रक्स हैं, वो अपने आप में बहुत इनएफिशिएंट हैं, क्योंकि आप जितना सामान एक ट्रक से भेजेंगे उसमें जितना फ्यूल कंज्यूम होगा उसके हो सकता है 1/3 में आप एक शिप से उसे भेज सकें। हालांकि टाइम ज़्यादा लगेगा, तो जो टाइम सेंसिटिव चीज़ें हैं उनके लिए आप वो यूज़ करते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट, और जो कॉस्ट सेंसिटिव हैं उनके लिए शिपिंग यूज़ की जाती है। ये तो सबसे पुराना रूट है और इंसान भी ट्रैवल करते थे पहले। जी। आपके प्रोफेशन के लेजेंड्स बहुत हैं। हाँ, मैंने एक नॉवेल पढ़ी थी मोबी डिक, उसमें बहुत चीज़ें थी इसके बारे में। अब पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन हम फिल्म देखते हैं, कोई रियल ऐसा एक लेजेंड जो आपके बीच में चलता हो, आप वो कहानी सबको बताते हो? सी फेरर्स जो हैं वो क्योंकि प्रकृति के ऊपर काफ़ी डिपेंड रहते हैं, तो थोड़े सुपरस्टिशियस भी होते हैं। अच्छा। तो ये कहानियाँ लेजेंड जो हैं वो ख़ास तौर पे कुछ पर्टिकुलर नेशनैलिटीज़ के अंदर जो है ये काफ़ी पॉपुलर रहती हैं। तो जैसे ये आम तौर पे आप भूतों की ज़रूर आप सुन लेंगे। मान लीजिए कभी अनफॉर्चुनेटली किसी जहाज़ पे किसी कैबिन में किसी क्रू की डेथ ऑन बोर्ड हुई है, तो उसके बाद उस कैबिन में लोग को जाना बिल्कुल मतलब उन्हें डर लगता है। मतलब मैं कई जहाज़ों पर रहा जहाँ मुझे सुनने में आया कि नहीं, ये इस कैबिन में फ़लाने व्यक्ति की जो है वो डेथ हुई थी, तो यहाँ नहीं जाएंगे। या किसी को रात को पेट्रोलिंग करते हुए कोई भूत दिखाई दे गया। तो इस तरह की कहानियाँ हम लोग बहुत सुनते रहते हैं। लेकिन लेजेंड्स उस तरह से आप देखें जैसे पायरेट ऑफ द कैरिबियन टाइप के तो लेजेंड मैंने नहीं देखे। हाँ, बरमूडा ट्रायंगल आपने सुना होगा, उसके बारे में बहुत फेमस है। फिर कुछ ऐसे इंडिया में जगहें हैं जहाँ ये माना जाता है कि वहाँ जाएंगे तो सीफेरर्स के लिए बहुत मतलब अच्छा गुड ओमेन है। सब कुछ चर्चेज हैं जहाँ स्पेशली सीफेरर्स जाते हैं। जैसे वेलनकनी एक साउथ में एक चर्च है, वहाँ वो स्पेशली दैट इज कॉल्ड द पेट्रन सेंट ऑफ सीफेरर्स। अच्छा जी। हाउ इंटरेस्टिंग। तो ये खास तौर पे आप एशियन सीफेरर्स से सुनेंगे तो वो बहुत इस तरह की कहानियाँ सुनाएंगे। मिनिकॉय आइलैंड जो इंडिया के पास है, लक्षद्वीप के पास, तो मिनिकॉय आइलैंड का जो क्रू है उसे जादू टोना आता है। तो ये हम जब सुनते थे कि मिनिकॉय का जब क्रू रहता है तो अगर चीफ ऑफिसर ने उसे ओवर टाइम नहीं दिया तो वो उसे जादू से बंदर बना सकते हैं। तो चीफ ऑफिसर को डर लगता था, वो ओवर टाइम उन्हें रेगुलरली उसको उन्हें देता था। तो इस तरह की कहानियाँ बहुत वो चलती। ये तो बड़ा दिलचस्प है। जब परेशानी आती है, आप शिप पर हैं और परेशानी आती है, तो आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स किधर होता है? आपका एसओपी क्या है इसमें? देखिए, अगर कोई माइनर लेवल पे कोई परेशानी है, जो टेक्निकल कोई इशू है, तो पहले तो हमारा जो ऑन बोर्ड जो स्टाफ है जो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, वो लोग अपने लेवल पे हैंडल करते हैं कि कोई स्पेयर पार्ट की ज़रूरत है तो अगर हमारे पास है तो हम उसे हैंडल करेंगे। लेकिन साथ साथ हम अपनी कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं। तो हमारे जो एक सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स दिए जाते हैं कि किस तरीके के किस लेवल की परेशानी को आपको रिपोर्ट करना है इमीडिएटली, और किस लेवल की परेशानी को आप जो पहले उसे हैंडल कर लें उसके बाद रिपोर्ट करें। तो कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो मिडवे आपको डिलीवर कराई जाती है? देखिए, एकदम मिडिल ऑफ द ओशन तो वो पॉसिबल नहीं है लॉजिस्टिकली, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि अगर बहुत ही अर्जेंट कोई चीज़ है तो जो नियरेस्ट जो भी कन्वीनियंट पोर्ट होगा हम लोग वहाँ प्लान करते हैं कि वहाँ पहुँचें और वहाँ उस चीज़ को एयर ड्रॉप नहीं होती है? एयर ड्रॉप तभी हो सकती है जब वो आप पोर्ट के पास हैं। ऐसे मिडिल ऑफ द ओशन एयर ड्रॉप भी नहीं हो सकती, फिजिबल नहीं है, क्योंकि डिस्टेंसेस इतनी ज़्यादा हैं, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। आप मिडिल ऑफ अटलांटिक हैं या मिडिल ऑफ पैसिफिक हैं, तो वहाँ से नियरेस्ट 6-7 हज़ार माइल पे कोई जहाज़ भेजना या कोई हेलीकॉप्टर भेजना पॉसिबल नहीं। तो थोड़ा किनारे किनारे चला कीजिए। नहीं, वो देखिए, वो हम लोगों को जो है सबसे शॉर्टेस्ट रूट और सेफेस्ट रूट पकड़ना पड़ता है। तो वो भी एज ए कैप्टन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे प्लान करना है कि फ्रॉम पॉइंट ए टू बी आपको कम से कम फ्यूल कंजम्पशन में और सेफली पहुंचना है। आप लोगों का एसओपी अपडेट के बारे में क्या रहता है? आप लोगों को रोज़ अपडेट देनी है या आवरली देनी है, कैसे होता है? ये हम लोगों का डेली एक नून में एक रिपोर्ट हम लोग भेजते हैं जिसमें हम जो बेसिक पोजीशन जहाज़ की और सब चीज़ें इंफॉर्मेशन सैटेलाइट से? जी, वो हम लोग आजकल तो पहले तो वीसेट
चलता है, और अब स्टारलिंक भी कुछ जहाज़ों पे यूज़ किया जा रहा है, तो वो हमारा मेन मीन ऑफ कम्युनिकेशन। एज अ कैप्टन आपके क्या विशेषाधिकार हैं? आप कौन से फैसले कर सकते हैं शिप के ऊपर देखिए, जो सबको मानने पड़ेंगे? जिस सेफ्टी से रिलेटेड जो भी फैसले हैं वो फाइनल कॉल मेरा ही है, और मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेविगेशन के अलावा मेडिकल केयर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी को कोई इंजरी या कोई सिकनेस है तो वो ऑन साइट उसे हैंडल करना वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। कोई पैरामेडिक या कुछ मेडिसिन का कुछ होता है आपके साथ में कोई स्टाफ? नहीं, हम ही लोगों को कोर्सेज कराए जाते हैं, हमें ट्रेन किया जाता है इसके लिए, जो बेसिक फर्स्ट एड और कुछ प्रोसीजर, जो बेसिक प्रोसीजर्स हैं वो हम लोग हैंडल कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारी कंपनीज़ हैं वो एक सर्विस हायर करती है स्पेशली फॉर सी फेयर, जिसको हम बोलते हैं रेडियो मेडिकल एडवाइस। उसमें किसी हॉस्पिटल के साथ वो टाई अप करते हैं जहाँ एक डॉक्टर 24 आवर्स अवेलेबल होता है। तो जब कोई इस तरह का सिकनेस का या इंजरी का केस है तो हम उन्हें कॉल करेंगे, वो लोग हमें गाइड करेंगे कि क्या क्या हम कैसे ट्रीटमेंट को स्टार्ट करें। तो ये एक फैसिलिटी हमारे पास है। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़े नेगेटिव सवाल ज़्यादा कर रही हूँ जो परेशानियों से है। अगर कोई परेशानी आ जाए तो शिप को छोड़ करके निकलने का कोई रास्ता है? जी, हमारे यहाँ अबैंडन शिप प्रोसीजर्स हैं, जिसमें जब ऐसा लगे कि जहाज़ पे रहना जान के लिए, क्रू की जान के लिए सेफ नहीं है, तो ये कैप्टन वर्बली ऑर्डर कर सकता है सारे क्रू को टू अबैंडन शिप, जहाज़ को छोड़ने के लिए। तो ये उस तरह के केसेस में होता है जब आग लग गई या जहाज़ अग्राउंड हो गया, यानी ग्राउंड से टच हो गया और टूट सकता है। तो उस केस में हम लोग जो हमारे पास लाइफ बोट या सर्वाइवल क्राफ्ट रहते हैं उनको लॉन्च करते हैं और उसमें क्रू को हम लोग वहाँ से भेज सकते हैं। आग लगने में तो मुझे जैसे हमारे शहरों में कहीं आग लगती है तो वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर नहीं पहुँचता है, पंप नहीं लेकर के नहीं पहुँचता है। आप लोगों को तो पानी होता है, वही पानी में डाल करके कर सकते हैं, जी देखिए, इस्तेमाल कर सकते हैं। आग जो है अलग अलग टाइप की आग के लिए अलग अलग तरीका का मीडियम एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो पानी आप हर जगह यूज़ नहीं कर सकते। मान लीजिए इंजन रूम है, उसमें कहीं इलेक्ट्रिक फायर है या ऑयल फायर है, उस पर पानी नहीं डाला जा सकता, क्योंकि पानी जो है वो उसमें एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकता है। स्टीम जो है वो वायलेंटली एक्सप्लोड हो सकती है अगर हम डायरेक्टली पानी का यूज़ करें। तो उसके लिए अलग अलग फायर फाइटिंग सिस्टम्स वहाँ पे लगाए जाते हैं। तो वो अपने आप में बहुत इलेबोरेट और बड़ा हाईली रेगुलेटेड एक सिस्टम वहाँ पर है। तो आग लगने से, जैसे मैंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि आग इतनी ज़्यादा बेकाबू हो गई है कि हम लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और अगर वो आग फैलकर कार्गो कंपार्टमेंट्स की तरफ चली गई तो जहाज़ को बचाया नहीं जा सकता। तो उस केस में हम लोगों को अबैंडन शिप करना पड़ता है। नहीं, मेरा सवाल बहुत बेवकूफ़ी भरा था कि पानी है और आग है तो बस बुझ जाएगी। पानी का हम इस्तेमाल करते हैं। आपका सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे यहाँ सी वाटर फायर फाइटिंग सिस्टम भी है, जिसमें हम पंप से समंदर का पानी लेकर उसे पाइपलाइन के जरिए हम लोग एक्सटिंग्विशिंग के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन वो बहुत कुछ एक पर्टिकुलर एरिया के लिए या कूलिंग के लिए। अभी एक खबर पढ़ी कि एल्गे अटैक हो जाता है जब बहुत देर तक खड़े रहते हैं शिप्स। अभी हॉर्मुज की वजह से शिप्स जो खड़े हुए हैं उनमें उनको क्लीनिंग प्रोसेस उनका नहीं सुचारू रूप से चला है प्रॉपरली, तो अभी वो ऑपरेशनलाइज होने में उनको टाइम लगेगा। तो ये एल्गे का क्या चक्कर है उसमें? ये देखिए, जो जहाज़ का जो हल जो सबमर्ज रहता है पानी के अंदर, तो उसके ऊपर थोड़े वक्त के बाद जो बायो एक तरह से आप देखिए एल्गी जैसे आपने कहा, इसके अलावा बार्निकल्स और कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उस पर आके हल के साथ चिपकने लगते हैं। वो धीरे धीरे वो अपने स्ट्रक्चर्स को ऐसा बनाते जाते हैं कि वो बहुत हार्ड उस पर डिपॉजिट्स हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो स्मूथनेस है हल की वो ख़त्म हो जाती है, काफ़ी रफ वो हल हो जाता है। तो जब ऐसे केस में अगर आप सफाई ना करें और जहाज़ को चलाया जाए तो उससे दो इफेक्ट आएंगे। एक तो जहाज़ अपनी स्पीड जो उसकी है वो अचीव नहीं कर पाएगा, और दूसरा है कि वो जो फ्यूल कंजम्पशन है, पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो इसलिए एक पर्टिकुलर वक्त के बाद ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में रहता है कि हम हल को साफ़ कराएंगे अगर हम लंबे वक्त तक एंकर पे हैं या खड़े हुए हैं। तो वो सफाई रोबोट्स के जरिए होती है। उसमें कंपनीज हायर की जाती हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो आते हैं, लगभग 24 घंटे के अंदर वो सफाई कर देते हैं। तो बार्निकल्स और एल्गे वगैरह को आने में कितना 15-20 दिन में आ जाता है?
जी 20 दिन आप मान के चलें कि आप यू कैन हैव सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन 20 डेज। आजकल बड़ी रील चल रही हैं जो मछलियों में को बार्निकल्स ने पूरा कवर किया हुआ होता है और लोग सफाई कर रहे होते हैं, उनको सेव कर रहे होते हैं एनवायरमेंटलिस्ट लोग। बार्निकल्स क्या पोल्यूशन रिलेटेड मामला है या ये ऑर्गेनिज्म है जो सी में हमेशा से था? ये नेचुरल ग्रोथ है, ये नेचुरल ग्रोथ है, इसमें पॉल्यूशन का कोई एंगल नहीं है। सिर्फ एक चीज़ जो एक प्रोटेक्शन जहाज़ों को दिया जाता है वो ये है कि हमारी जो कोटिंग्स हैं, जो अंडर वाटर कोटिंग्स हैं, वो स्पेशल कोटिंग्स होती हैं जो ऑटोमेटिकली इन ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करती हैं कि वो चिपके नहीं। उनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जिसकी वजह से वो उसके साथ एडेयर करना उनके लिए मुश्किल होता है। लेकिन जैसे जैसे जहाज़ पुराने होते जाते हैं या उनकी सर्विस या रीपेंटिंग नहीं होती है तो ये अपना इफेक्ट खोती जाती हैं ये कोटिंग्स, और तब ये बार्निकल ज़्यादा आते हैं। ओके, तो ये मसला हल किया जा सकता है क्योंकि रोबोट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा। जी। द मोमेंट थिंग्स आर क्लियर एंड शिप्स आर रेडी टू मूव, you can launch the cleaning process as well. Only thing is अगर बहुत ज़्यादा जहाज़ खड़े हुए हैं और तो सर्विस प्रोवाइडर कम है तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है। अच्छा, इसके लिए दूसरे एजेंसी है जो सर्विस प्रोवाइड करती है, क्लीनिंग का काम करती है। राइट, आई अंडरस्टैंड। बस एक सवाल अब कि मेंटल प्रेशर जो होता है जब वॉर सिचुएशन होती है या इस तरह का कुछ होता है तो सारा क्रू मेंटली इस तरह के प्रेशर को लेने के लिए तैयार होता है? कैप्टन के ऊपर तो है ही है जिम्मेदारी, बट एवरीवन इज फेसिंग देयर ओन चैलेंज। देखिए इसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर जो है वो है उनका ट्रस्ट लीडरशिप के ऊपर। जो मैनेजमेंट है उस पर क्रू कितना ट्रस्ट करता है, इस पे डिपेंड करता है कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। अगर उन्हें लगता है कि हमारे जो मैनेजर्स हैं, हमारे जो टीम लीडर्स हैं, वो हमारे भले के लिए कर रहे हैं काम या सोच रहे हैं और मतलब उनकी प्रायोरिटी हमारी सेफ्टी है, तो वो काफ़ी काम रहते हैं। मतलब मुश्किल सिचुएशन में भी वो अपना काम ठीक ढंग से करते रहेंगे। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि जो लीडर है हमारा वो कंफ्यूज्ड है या उसे पता नहीं है कि क्या करना है या वो अपने बारे में सोच रहा है, तब ऐसा हो सकता है कि जहां आपको थोड़ा म्यूटिनस बिहेवियर या इनडिसिप्लिन जो है वो नज़र आए। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस जिस कंपनी में मैं हूँ वो काफ़ी उनके क्रू बहुत ट्रेंड और काफ़ी प्रोफेशनल है और उन लोगों ने ये सब चीज़ें देखी हैं, तो काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि डिसिप्लिन और मैनेजमेंट पार्ट जो है वहाँ काफ़ी बेहतर है। वेरी गुड। तो एज अ करियर ऑल्सो इट इज़ लुक्रेटिव एंड इट इज़ एक्साइटिंग, फुल ऑफ थ्रिल। जी है ना, ये तो दिस इज ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब जो भी होता रहता है। और इसमें ओवरऑल बहुत अच्छा प्रोफेशन। इसमें रिटायरमेंट एज क्या है? इसमें रिटायरमेंट एज जैसे मेरी कंपनी में तो 65 है। ओके, अगर आप मेडिकली फिट हैं तो आप 65 तक कर सकते हैं और 2 साल और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मैंने ऐसे लोगों के साथ भी सेल किया जो 67 उनकी एज हुई जो रिटायर हुए। बाकी कुछ कंपनियों में अलग रूल्स हैं, कहीं पे 60 में भी रिटायर कर देते हैं। जनरली 60 to 65 इज द। हाउ मच फैमिली लाइफ इज अफेक्टेड? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए जैसे आप स्टार्ट करते हैं तो आपको लंबे कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं, 6-6 महीने घर से दूर रहना पड़ता है। लेकिन उस टाइम क्योंकि ज़्यादातर लोग अनमैरिड हैं तो एज सच कोई उनका बहुत ज़्यादा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी नहीं है, तो वहाँ तक तो ठीक रहता है। लेकिन जब आप जैसे ग्रो करते हैं तो आपके रैंक्स जैसे बढ़ती हैं तो नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस, तो आप 3 महीने जैसे हैं तो वो भी काफ़ी मैनेजेबल है। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि हाँ, आप शायद हर ओकेजन पे घर ना पहुंच पाएँ, लेकिन जब आप घर होते हैं तो आप पूरी तरह घर होते हैं, तो जो क्वालिटी टाइम है वो आप अपनी फैमिली को दे सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है। आजकल जो नई जनरेशन है वो क्या कर रही है कि वो जैसे ही वो प्रमोट होते हैं, अपनी सीनियर रैंक पे पहुंचते हैं, कैप्टन या चीफ इंजीनियर बनते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि वो शोर जॉब ले लें। तो वो ऑप्शन एक हमेशा रहता है जहां आप अपनी ही कंपनी के ऑफिस में एज सुपरिटेंडेंट जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहता है। कोई न्यूलीवेड अपनी वाइफ को भी ले जा सकते हैं? जी बिल्कुल ले जा सकते हैं। ले जा सकते हाँ, वो अगेन उसमें जो कंपनी के कुछ रूल्स हैं जिसमें हमारी लाइफ बोट कैपेसिटी के ऊपर है, फिर किस एरिया में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। अगर वो ऐसा है जो कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पर या डेंजरस है तो वो तब अलाउड नहीं करते। लेकिन नॉर्मली फैमिलीज होते हैं जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलाउड है कि अगर मैं 3 या 4 महीने हूँ तो मैं पूरे कॉन्ट्रैक्ट अपनी फैमिली को रख सकता हूँ। आजकल
क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया में जो वेदर कंडीशंस हैं वो बहुत रफ होती जा रही हैं। वो वार्मिंग हो रही है, और हम लोग आजकल साउथ अफ्रीकन कोस्ट से निकलते हैं तो वहाँ मौसम लगभग पूरे साल ही ख़राब रहता है। तो वहाँ पर छोटे बच्चों को ले जाना थोड़ा सा रिस्की होता है, और लंबी वॉयजेज़ रहती हैं तो आपको एकदम इमीडिएटली मेडिकल केयर अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सोचना पड़ता है। आम लोग जब छुट्टियों के बारे में सोचते हैं तो वो समंदर, बीचेस, सी शोर्स और उस तरह के ये जो मार्केट्स हैं, जो समुद्री इलाकों से लगे हुए मार्केट्स हैं, आप लोगों को कुछ आपका छुट्टी का तस्वुर क्या है? आप छुट्टी जाएंगे तो क्या करेंगे? देखिए, मैं तो पहाड़ों पे जाता हूँ समंदर मैंने बहुत देख लिया, तो मैं पहाड़ों पे जाता हूँ। लेकिन हम लोग जब जहाज़ पर होते हैं तो हमें शॉपिंग के लिए और साइट सीइंग के लिए बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत जगहें देखने है को ना? मिलती हैं जी। हाँ। जापान आप जाएं, जापान में बहुत अच्छा ऐसी फेमस जगहें हैं जो लोग नॉर्मली नहीं जा पाते, वहाँ आप जा सकते हैं। यूएस हम लोग जाते हैं, यूएस में भी बहुत अच्छा है बाहर जाने के लिए, घूमने के लिए। फिर सब यूरोप जगह इज़ का वीज़ा ब्यूटीफुल। लगा होता आपका? सी फेयर्स के लिए देखिए, कुछ कंट्रीज़ को छोड़ के हमारा एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, सीमन बुक। उसके बेसिस पे हम लोगों को शॉर्ट टर्म शोर लीव मिल जाती है। ओके। तो हम लोग उसके बेसिस पे, हमें हर जगह का वीज़ा नहीं चाहिए अगर सिर्फ शोर लीव के लिए जा रहे हैं। और ज़्यादातर कंट्रीज़ में हम साइन ऑन साइन ऑफ भी बिना वीज़ा के कर पाते हैं। जिस मकसद से मैंने ये सोचा था, प्लान किया था, उससे ज़्यादा चीज़ें हमें पता चल गई। बहुत शुक्रिया कैप्टन अली। और हमारे जो नौजवान एडवेंचर पसंद करते हैं, थ्रिल पसंद करते हैं, थोड़ा अनकन्वेंशनल जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत दिलचस्प एरिया है। और सबसे अच्छी बात है कि लड़कियां भी जा सकती हैं, तो लड़के लड़कियां सब इसको ट्राई कर सकते हैं। आप सब लोग सोचिए, जो थोड़े से पढ़ाई करने, जो इंजीनियरिंग निकाल ली है, तो फिर मैकेनिकल में चले जाएं, और फिर मैकेनिकल में ये एक बहुत अच्छी फील्ड है जो वो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत नई चीज़ें पता चली। तो बहुत शुक्रिया कैप्टन काशिफ अली। और हम उम्मीद करते हैं कि जब आप अगली बार आएंगे छुट्टियों में तो हम फिर मुलाकात करेंगे और आप बताएंगे हमें कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। और उम्मीद है कि तब तक हॉर्मोज़ खुल चुका होगा, दुनिया में थोड़ी शांति आ जाएगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।